हमारे पास जो आज की केस स्टडी है उसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक असेंबली के केस स्टडी को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ टेस्टिंग जो है इसके अंदर इंस्पेक्शन का प्रोसेस आप कह सकते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। फ्लो चार्ट जो है केस स्टडी का वो कुछ इस तरह से है। हमारे पास दो डिफरेंट पार्ट्स जो है वो सिस्टम के अंदर एंटर होंगे, जिसको हम पार्ट ए की प्रेपरेशन का एरिया कह रहे हैं और एक हम पार्ट बी के लिए उसको प्रेपरेशन का एरिया डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास पार्ट ए है और ये मेरे पास पार्ट बी है। दोनों पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मेरे पास ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन, और मतलब जो मोस्ट लाइकली मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे मेंशन है। फॉर द केस ऑफ पार्ट ए इट वुड बी 1, 4 एंड 8 एंड फॉर द केस ऑफ पार्ट बी इट वुड बी 3, 5 एंड 10। जो दो पार्ट्स की क्रिएशन है, जो अराइवल है हमारे पास, उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताने लगा हूँ। प्रीवियसली हम देखते थे कि जो अराइवल होता था हमारे पास, एक टाइम पे एक एंट्री सिस्टम के अंदर एंटर होती थी। इस केस के अंदर हमारे पास जो पार्ट बी है वो एक टाइम पे 4 एंटर होंगे। मतलब इसका ये है कि जब क्रिएशन होगी तो 4 पार्ट्स हमें रिक्वायर्ड है इस पार्ट बी की प्रोसेसिंग को स्टार्ट करने के लिए। मतलब आप जैसे कह सकते हैं बिल ऑफ मटेरियल के अंदर डिफरेंट आप बिल ऑफ मटेरियल बनाते हैं कि कितने कितने कंपोनेंट्स आपको असेंबली के लिए रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे पार्ट बी की प्रोसेसिंग स्टार्ट करने के लिए हमें 4 नंबर ऑफ पार्ट्स जो है वो रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे एंटिटीज पर अराइवल में मैंने 4 लिख दिया है। इसका मतलब ये है अब मेरे पास सिस्टम में 4 एंटिटीज एट अ टाइम एंटर होंगी, और यहाँ पे 1 का मतलब ये है कि सिस्टम में एक एंटिटी एंटर होगी। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी पार्ट ए और पार्ट बी की, इन दोनों पार्ट्स की कॉम्बिनेशन पे एक सीलर का प्रोसेस है जहाँ पे इनकी असेंबली होगी। अब इम्पोर्टेंट जो चीज है यहाँ पे, दोनों पार्ट्स की असेंबली का टाइम डिफरेंट है। मतलब पार्ट ए के लिए जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन विद minimum value of 1, maximum value of 4, and most likely value is 3. And for the case of part B, its serial processing assembly time is Weber distribution with its parameter that is 2.5, 5.3. तो यहाँ पे हमारे पास जो पैरामीटर्स होंगे वेबल के लिए वो पार्ट बी के लिए है, और जो पार्ट ए है उसके लिए हमारे पास ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। जब असेंबली का प्रोसेस दोनों पार्ट ए और बी के लिए कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे जो परसेंटेज है, परसेंटेज चांस यहाँ पे गिवन है, 9% पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि रिवर्ट में जाएंगे और 91% पार्ट ऐसे हैं जो कि आपके शिप हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, अगर मैं इस 91 को ट्रू में मतलब ट्रू नोड में से पास करूं और 9% को फॉल्स नोड में से पास करूं तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। पर्पज इसका यही है कि 9% मतलब पार्ट्स आपके रिवर्ट में जाने हैं और 91% पार्ट्स जो है वो आपके गुड प्रोडक्ट्स हैं जो कि डायरेक्ट शिप हो जाएंगे। जो 9% पार्ट हमारे रिवर्ट प्रोसेस पे जाएंगे उस रिवर्ट प्रोसेस की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन टाइम ऑफ 45। एंड इस रीवर्क के प्रोसेस के आगे अगेन हमारे पास दो पार्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब 20% पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल स्क्रैप में जाएंगे, उनके ऊपर रीवर्क नहीं हो पाएगा, और 80% पार्ट्स ऐसे पार्ट्स होंगे जो कि सॉल्वेज या फिर शिप जो है उसके अंदर जाएंगे। तो केस इस तरह से है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास 2 डिफरेंट पार्ट्स का अराइवल है दैट इज ए एंड बी। देन पार्ट्स की प्रेपरेशन के लिए दो प्रोसेसेस होंगे फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी, और यहाँ पे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लिखी हुई है। देन इन दोनों पार्ट्स की असेंबली होगी और दोनों की असेंबली का टाइम डिफरेंट है फॉर पार्ट ए एंड फॉर पार्ट बी। इस सीलर के प्रोसेस में से जो असेंबली की आउटपुट निकलेगी उसमें से 91% पार्ट्स गुड प्रोडक्ट्स के होंगे और 9% पार्ट्स वो वाले पार्ट्स हैं जो कि आपके रीवर्क में जाएंगे, और इस रीवर्क के प्रोसेस में से फर्दर 20% पार्ट्स स्क्रैप में जाएंगे और 80% पार्ट्स जो है वो देन शिप हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास इसका केस आ गया। फर्दर जो मैंने अभी आपको
एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन की है वही सब एक्सप्लेनेशन की वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर भी मेंशन है, जो मैं अभी आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन करके आया हूँ। अब हम मॉडल क्रिएशन जो है वो स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले आप क्या करेंगे जी, आप क्रिएट का ब्लॉक जो है बेसिक प्रोसेस पे जाएं, क्रिएट का मॉड्यूल ड्रैग करें और देन आप दो इस मॉड्यूल्स को ड्रैग करें और पार्ट ए जो है इसके अंदर आप इसका नेम लिखें पार्ट ए अराइव। आई एम अज्यूमिंग कि आप मेरे साथ साथ इसको इस केस स्टडी को परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास पार्ट ए की अराइवल है और मैंने यहाँ पे इसकी एंटिटी टाइप जो है वो पार्ट ए बना दी है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है हमारे पास वो रैंडम एस्पो थी, दैट इज 5 मिनट्स। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास पार्ट बी की क्रिएशन है और पार्ट बी के लिए भी हमने यहाँ पे वैल्यूज को एंटर कर दिया है। ओके जी, मैं फर्दर स्लो होता हूँ और मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक केस असेंबली है। इस केस असेंबली का जो फ्लो प्रोसेस है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है मैंने। ये मेरे पास फ्लो प्रोसेस है जिसके अंदर मेरे पास पार्ट्स की क्रिएशन है और उन पार्ट्स को नाम मैंने पार्ट ए और पार्ट बी कहा है। दोनों पार्ट ए और पार्ट बी की प्रोसेसिंग का जो टाइम है वो ट्राई एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ ही उनके जो पैरामीटर की वैल्यूज है वो यहाँ पे मेंशन है। देन बोथ पार्ट्स की जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो सीलर के प्रोसेसेस पे जाएंगे जहाँ पे एक्चुअली असेंबली का प्रोसेस जो है वो अकम्प्लिश होगा। और इस सीलर के प्रोसेस के अंदर आपके पास पार्ट ए के लिए प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है और पार्ट बी के लिए प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है। देन इस सीलर के प्रोसेस में से जो गुड पार्ट्स है 91% पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि गुड होंगे और वो सिस्टम से आउट हो जाएंगे, डिस्पोज हो जाएंगे। 9% पार्ट्स ऐसे हैं जो कि रीवर्क के केस में जाएंगे। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है और इस रीवर्क के प्रोसेस में से फर्दर 20% पार्ट स्क्रैप में जाएंगे और 80% पार्ट जो है वो फिर शिप में चले जाएंगे रीवर्क होने के बाद, जैसे यहाँ पे मेंशन है। तो पार्ट ए और पार्ट बी की जो वैल्यूज हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दी है और वही यहाँ पे मेंशन है स्लाइड में। नेक्स्ट हमने इस सिमुलेशन को रन करना है 8 आवर्स की शिफ्ट के लिए और हमने इसको यू कैन से कि 1920 मिनट्स के लिए इसको एक्चुअली रन करना है। और 4 8 आवर्स का मतलब यह है कि हमने इसकी 4 रेप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। और देन हमने इस डाटा सेट को कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पे हम देखेंगे रिसोर्स यूटिलाइजेशन कितनी है ईच वर्क एरिया पे, नंबर इन क्यू की स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट करेंगे और टाइम इन क्यू को जो है हम फाइंड करेंगे। देन हम एग्जिट पॉइंट के ऊपर शिप, साल्वेज और स्क्रैप पार्ट्स के जो टोटल टाइम है सिस्टम के अंदर, जिसको आप साइकिल टाइम भी कह सकते हैं, वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ कंडीशन है रन पॉइंट के ऊपर जिनको हमने कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम मॉडल बिल्डिंग की तरफ जाएंगे। पार्ट ए के लिए हम क्रिएट का मॉड्यूल यूज करेंगे जिसका नेम मैंने पार्ट ए अराइव कहा है और इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन थी दैट इज रैंडम एस्पो 5 मिनट्स में वैल्यू है। एंटिटी टाइप हमने पार्ट ए के नेम से डिफाइन की है और एंटिटीज पर अराइवल 8 टाइम पे 8 ही एंटिटी सिस्टम के अंदर एंटर होगी। देन इसका मैक्सिमम अराइवल है जो कि इनफाइनाइट है और फर्स्ट क्रिएशन का टाइम जो वो 0 है और इसको मैं ओके कर दूंगा। नेक्स्ट मेरे पास पार्ट बी है। पार्ट बी के अराइवल के अंदर जो नेम है मैंने पार्ट बी अराइव लिखा है। एंटिटी टाइप इसकी पार्ट बी है और इसकी वैल्यू जो है अगेन वो हमारे पास 30 मिनट्स है, मतलब हर 30 मिनट्स के बाद एंटिटी सिस्टम में एंटर होगी। लेकिन यहाँ पे एक न्यू थिंग जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एंटिटीज पर अराइवल में 4 मैंने लिखा है। इसका मतलब ये है 4 एंटिटीज सिस्टम के अंदर एट अ टाइम एंटर होंगी। प्रीवियस वाले केस में 8 एंटिटी सिस्टम में एंटर होगी। नेक्स्ट मुझे यहाँ पे प्रोसेसिंग टाइम जो गिवन था प्रोसेस का, इस असाइनमेंट के मॉड्यूल को मैं लेटर ऑन डिस्कस करूंगा। अब मैंने यहाँ पे प्रोसेसेस
जो है वो डिफाइन किए हैं। आपने अपने माइंड में इस केस स्टडी को रखना है जिसका ये फ्लो चार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास सीज डिले रिलीज का एक्शन ऐड होगा जी। प्रोसेस मतलब प्रेप ए प्रोसेस का मतलब यह है कि प्रोसेस जो होगा वो ए पार्ट के लिए हम यहाँ पे प्रेपरेशन कर रहे हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमें ट्राई एंगुलर गिवन थी। मिनट्स में उसकी यूनिट्स की वैल्यू है, वैल्यू एडिड एलोकेशन है, मिनिमम टाइम 1 है, मैक्सिमम टाइम 8 है और मोस्ट लाइकली जो वैल्यू है वो हमारे पास 4 है। और जो रिसोर्स हमने यहाँ पे ऐड की है दैट इज प्रेप ए के नेम से मैंने रिसोर्स का नेम डिफाइन किया है और क्वांटिटी इसके पास हमारे पास 1 है। तो यहाँ पे हमने प्रोसेस ए के लिए जो डाटा सेट की वैल्यूज थी वो ऐड कर दी है। सेम अब हम प्रोसेस बी के लिए ऐड करेंगे तो आप सिंपल इसकी कॉपी करके उसको एडिट भी कर सकते हैं जैसा हमने क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने इस प्रोसेस का नेम प्रेप बी प्रोसेस के नेम से डिफाइन किया है। एक्शन जो है वो सीज डिले रिलीज हम यहाँ पे अगेन यूज करेंगे। रिसोर्स के अंदर मैंने अब रिसोर्स का नेम प्रेप बी जो है वो डिफाइन किया है क्योंकि मैं पार्ट बी के लिए इसको डिस्कस कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेप बी के नेम से रिसोर्स बनाई है। और इसकी जो डाटा सेट की वैल्यू है वो अगेन हमारे पास ट्राई एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है। इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमारे पास 10 है और मोस्ट लाइकली वैल्यू जो है वो 5 मिनट्स है। अभी तक के केस में हमने पार्ट्स की क्रिएशन को डिस्कस किया है और पार्ट्स की प्रोसेसिंग को डिस्कस किया है। नेक्स्ट अब इन दोनों पार्ट्स ने असेंबल होना है इस सीलर प्रोसेस के ऊपर। पार्ट ए का प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है और पार्ट बी का प्रोसेसिंग टाइम भी डिफरेंट है जो कि हमें यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है। सो इन दैट केस अब हम इसको किस तरह से मॉडल करेंगे, इसके दो मेथड है। वन बाय वन मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने कौन सा मेथड सिलेक्ट करना है। लेकिन उससे पहले असाइनमेंट के मॉड्यूल के अंदर हम कुछ एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि जो हमें आउटपुट्स की कंडीशन गिवन थी जो हमने रन टाइम के ऊपर डिस्कस किया था, इन वैल्यूज को इन स्टैटिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए इस स्टैटिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए हम एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट सिस्टम के अंदर मतलब अरीना के अंदर वो बिल्ट इन डिफाइंड है, उसको देखेंगे। और उसके साथ साथ जो हमारे पास वेरिएशन आई है अब इस प्रोसेस टाइम में सीलर प्रोसेस टाइम में, उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना पड़ेगा। एट्रीब्यूट इस वजह से डिफाइन करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं प्रोसेसिंग जो टाइम होगा फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी एट सीलर प्रोसेस वो मैं यहाँ पे सीलर टाइम को कंसीडर करूंगा। 8 सेकेंड 0। जी सॉरी फॉर इंटरप्शन। ऑलराइट, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे प्रोसेस के टाइम की। तो अब यहाँ पे जो सीज मतलब जो मेरे पास सीलर प्रोसेस के ऊपर पार्ट ए और पार्ट बी का टाइम है वो डिफरेंट है जो कि हमें केस स्टडी के अंदर मेंशन किया गया है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दैट इज पार्ट ए के लिए ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है और पार्ट बी के लिए वेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर मैं यहाँ पे ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन लिखूंगा तो मेरा प्रोसेस ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से चलेगा। अगर मैं वीबल की डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा तो वीबल के हिसाब से जाएगा, बट मुझे ऐसा नहीं करना। तो इस चीज को कैटर करने के लिए मैंने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया है यूजिंग द असाइनमेंट मॉड्यूल जो कि सीलर टाइम के नेम से मैंने उसका नेम डिफाइन किया। इसीलिए असाइनमेंट के मॉड्यूल में जाके हम यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे सीलर टाइम का और इस सीलर टाइम के अंदर मैंने जो वैल्यू डिफाइन की है दैट इज TRIA मतलब ट्राई एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन विद मिनिमम वैल्यू ऑफ 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 एंड ऑन एवरेज या मोस्ट लाइकली जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। और ये जो असाइनमेंट की है मैंने वो पार्ट ए के सीलर टाइम और अराइव टाइम के लिए की है। तो यहाँ पे मेरे पास सीलर टाइम आ गया
और अराइव टाइम के लिए अब और हम एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे जो कि ऑलरेडी सिस्टम के अंदर बिल्ट इन इंस्टॉल है अरीना के अंदर, दैट इज टी नाउ। टी नाउ का जो हमारे पास एट्रीब्यूट है ये क्या करेगा, ये आपके वैल्यूज को रिकॉर्ड करेगा फॉर द केस ऑफ ईच एंटिटीज। जो एंटिटी सिस्टम में आएंगी और जब वो सिस्टम से बाहर जाएंगी, एग्जिट करेंगी, उस उन एंटिटीज की स्टैटिस्टिक्स को रिकॉर्ड करने के लिए जो एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, जो बिल्ट इन एट्रीब्यूट है अरीना में, दैट इज टी नाउ। इस टी नाउ को हम आगे चलते रिकॉर्ड के मॉड्यूल में यूज करेंगे। फर्दर इसकी डिटेल में आगे रिकॉर्ड के मॉड्यूल में जाके एक्सप्लेन करूंगा। सीलर टाइम का जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग टाइम को, पार्ट ए के प्रोसेसिंग टाइम को डिफाइन करने के लिए हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया। सेम इज द केस फॉर द पार्ट बी। पार्ट बी के लिए अब अगेन मेरा एट्रीब्यूट तो सेम ही रहेगा, लेकिन क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दी थी एंटिटीज की, दैट इज पार्ट ए एंड पार्ट, मतलब पार्ट ए और पार्ट बी के लिए एंटिटी टाइप हमने डिफाइन कर दी हुई है, तो अरीना ऑटोमेटिकली जो है वो अंडरस्टैंड कर लेगा यहाँ से जो मेरी एंटिटी आएगी वो सीलर टाइम के इस एट्रीब्यूट को यूज करेगी, दैट इज ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन। और जो एंटिटी मेरी इस पार्ट बी के क्रिएशन के नोड से एग्जिट करेगी, जो बाहर आएगी, वो सीलर टाइम के इस टाइम को कंसीडर करेगी और देन उसकी प्रोसेसिंग होगी, और यहाँ पे हमने इस सीलर टाइम के एक्सप्रेशन को यूज किया। तो यहाँ पे अब अगेन मैं एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया, सेम नेम होगा लेकिन इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर द केस ऑफ पार्ट बी, दैट इज वेबल डिस्ट्रीब्यूशन। और इसकी जो पैरामीटर की वैल्यू है वो हमारे पास 0.25, 5.3 जो है वो गिवन है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यूज आ चुकी हैं। सॉरी ये 2.5 है, ये थोड़ा जूम का इशू है, ये इट्स अ 2.5। ओके, तो यहाँ पे हमने दोनों जो एट्रीब्यूट थे, मतलब सीलर का और टी नाउ का, उसको हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। अगेन यहाँ पे मेरे पास सीलर और इसके एट्रीब्यूट्स आ गए 1, 3 एंड 4, और टी नाउ का आ गया। एंड देन फॉर द केस ऑफ पार्ट बी यहाँ पे मेरे पास सीलर टाइम और इसका एवरेज टाइम जो है टी नाउ का एट्रीब्यूट जी हमने डिफाइन कर दिया। ओके जी, तो मैं यहाँ पे दोबारा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। असाइनमेंट का मॉड्यूल जो है हमने यूज किया है बेसिकली अपनी केस स्टडी के अंदर, जो सीलर टाइम के प्रोसेस के अंदर हमारा जो टाइम है वो डिफरेंट है फॉर द केस ऑफ पार्ट ए एंड फॉर केस ऑफ पार्ट बी। तो दोनों की असेंबली का टाइम डिफरेंट है, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पे कोई ना कोई एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। और उस एक्सप्रेशन के अंदर हमने जो एट्रीब्यूट डिफाइन किया था एट दिस पॉइंट, दैट इज सीलर टाइम। हमने एट्रीब्यूट का नेम डिफाइन किया है सीलर टाइम, और इसकी वैल्यू जो हमें गिवन थी केस स्टडी के अंदर वो हमने यहाँ पे टाइप कर दी इसकी वैल्यू के लिए। अब जो एंटिटी इस क्रिएशन से आएगी इस सीलर प्रोसेस पे, यहाँ पे हमने इसकी टाइप जो है वो बता दी है, दैट इज पार्ट ए, और यहाँ पे हमने इसकी टाइप बता दिया पार्ट बी। हमने दोनों की एंटिटी टाइप डिफाइन कर दी है। अब जब पार्ट ए से एंटिटी आएगी उसकी टाइप जो है वो पार्ट ए डिफाइन है, सीलर टाइम यहाँ से जो होगा, जो इसका ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको यूज किया जाएगा एट दिस स्टेज। यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन में सीलर टाइम दिया। अब अगर हमारे पास पार्ट बी की क्रिएशन है और पार्ट बी के अंदर हमने यहाँ पे इसके सीलर टाइम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू थी वीबल, दैट इज 2.5, 5.3, वो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारे पास जो असाइनमेंट का मॉड्यूल है वो डिफाइन कर दिया हमने इस सीलर के प्रोसेस के सीलर टाइम के लिए। ओके हो गया। नेक्स्ट अब हमें केस स्टडी के अंदर गिवन था कि हमने रन टाइम के ऊपर कुछ स्टेटिस्टिक्स को भी रिकॉर्ड करना है। अब जो एंटिटी जी ठीक है, तो टी नाउ का जो मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन किया है यहाँ पे, ये बिल्ट इन एक्सप्रेशन है अरीना के अंदर, मतलब बिल्ट इन वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है अरीना का, दैट इज टी नाउ। टी नाउ क्या करता है जी, टी नाउ क्या करेगा, जब एंटिटी आपकी सिस्टम में एंटर होगी और जब एंटिटी सिस्टम से बाहर जाएगी, तो एंटिटी के सिस्टम में आने से और सिस्टम के बाहर जाने के इन बिटवीन जो भी एंटिटीज के ऊपर
चेंजेस आई होंगी कि उसने कितनी देर किस प्रोसेस के ऊपर स्टे किया, कितनी देर क्यू में स्टे किया, ईच एंड एवरीथिंग जो रिकॉर्ड है ना वो आपका इस टी नाउ के एक्सप्रेशन में रिकॉर्ड हो जाएगा, जिसको हम कॉल करेंगे इस रिकॉर्ड के मॉड्यूल में। ठीक है, जो कि बेसिकली एंटिटी के सिस्टम के अंदर जो टाइम उसका यूज हुआ होगा, जो लगा होगा, उसको वो कैलकुलेट करेगा, मतलब रिकॉर्ड करेगा, और इस रिकॉर्ड के मॉड्यूल से हम उसको डिस्प्ले करवा देंगे अपनी रिपोर्ट की शीट में अरीना की। तो टी नाउ जो है बिल्ट इन एक्सप्रेशन है अरीना के अंदर, जिसको हमने यूज किया है फॉर रिकॉर्डिंग द स्टैटिस्टिक्स ऑफ बोथ एंटिटीज दैट इज ए एंड बी। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास रीवर्क का प्रोसेस था, मतलब कि अब हमारे पास यहाँ पे इंस्पेक्शन होगी। इंस्पेक्शन के अंदर हमारे पास केस कुछ इस तरह से था, 9% पार्ट्स जो है वो रिवर्ट में जाते हैं और 91% पार्ट्स जो है वो आपके शिप हो जाते हैं। अब आप इसको अदर वे अराउंड भी कंसीडर कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे 9% लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे 91% लिख दूंगा इट मीन्स कि मेरे ये वाले जो लॉजिकल एंड है ये आपका इस ट्रू कंडीशन में से पास होगा, और ये वाला जो एरिया है सारा, ये जो मॉड्यूल्स है वो सब इस फाज के अंदर आएंगे। तो इट प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप इसको किस तरह से कैटर करना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये किया कि 9% पार्ट जो है वो रीवर्क के प्रोसेस पे जाएंगे, मतलब जब मेरी ये कंडीशन ट्रू होगी फॉर द केस ऑफ 9%, मत वो आपके इस रीवर्ट पे जाएंगे, और रिमेनिंग जो 91% पार्ट्स हैं वो आपके इस मॉड्यूल से फाज के नोड से होते हुए इस सिस्टम से बाहर चले जाएंगे। तो ये तो सिंपल सा केस था, 91% पार्ट जो है वो आपके इस पार्ट से शिप हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक रिटोर्ट का मॉड्यूल मैंने यूज किया है जिसका नेम मैंने रिटोर्ट शिप पार्ट्स रखा है। टाइप इसका टाइम इंटरवल है, क्योंकि मुझे टाइम तो बेसिकली रिकॉर्ड करना है, इसकी मल्टीपल टाइम्स है, टाइप्स है सॉरी। तो फर्दर इसी डिटेल जो है हम फ्यूचर लेसन के अंदर कवर करेंगे, बट फॉर नाउ हम यहाँ पे इसकी टाइप जो है वो टाइम इंटरवल यूज करेंगे। एट्रीब्यूट का नेम जो हमने यहाँ पे असाइनमेंट के मॉड्यूल में डिफाइन किया था दैट इज द अराइव टाइम, यहाँ पे हम बना रहे हैं। और टैली नेम जो है वो मेरे पास रिकॉर्ड शिप पार्ट्स के नेम से मैंने यहाँ पे रखा है। अब ये जो रिकॉर्ड शिप पार्ट्स है ये क्या मतलब चीज शो आ रही है कि यहाँ से अब जो रिकॉर्डिंग होगी मेरी, मतलब जो एंटिटीज की जो टाइम की वैल्यूज को रिकॉर्ड किया जा रहा है वो वाली एंटिटीज होंगी जो मेरी शिप होंगी और जो इस 91% पाथ में से फॉल कर रही होंगी, मीन रिकॉर्ड द शिप पार्ट्स। यहाँ पे सॉल्विज पार्ट्स हैं और यहाँ पे मेरे पास स्क्रैप पार्ट्स हैं। तो तीनों एंटिटीज की जो टाइप्स हैं, जो स्क्रैप में जाएंगी, जो सॉल्विज में जाएंगी और जो शिप में जाएंगी, उनको सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट अरीना एंटिटीज को ओवरऑल कंसीडर करते हुए आपको रिपोर्ट के अंदर वैल्यूज को शो करवाते हैं। तो हमें चूंकि सेपरेटली हर एक एंटिटी की प्रॉपर्टीज को रिकॉर्ड करवाना था, इसीलिए हमने असाइनमेंट के मॉड्यूल में यहाँ पे अराइव टाइम के नेम से एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया, और इसके अंदर हमने जो बिल्ट इन अरीना के अंदर वेरिएबल था दैट इज टी नाउ, इसको हमने यहाँ पे यूज किया है। ऑलराइट, तो अब जो 91% पार्ट्स थे वो आपके इस पाथ से होते चले जाएंगे, और जो रिमेनिंग आपके 9% पार्ट्स हैं उनके ऊपर रीवर्क का प्रोसेस होगा। रीवर्क के प्रोसेस का टाइम हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था विद मीन टाइम ऑफ 45 मिनट्स। तो यहाँ पे एक रिसोर्स ऐड की है मैंने रीवर्क के नेम से, और जो क्वांटिटी है वो उसकी अगेन वन ही रहेगी। सीज डिले रिलीज का एक्शन है और प्रोसेस का नेम हमने रीवर्क प्रोसेस डिफाइन किया। अब इस रीवर्क के प्रोसेस के बाद फर्दर जो हमें केस में गिवन था इस इंस्पेक्शन का केस है, जिसके अंदर गिवन था 20% पार्ट्स आपके स्क्रैप में जाएंगे और 80% पार्ट्स ऐसे होंगे जो कि आपके साल्विज या शिप आप कह सकते हैं, जो पार्ट्स आपके शिप हो जाएंगे। तो अगेन यहाँ पे फेल्ड रीवर्क इंस्पेक्शन के नेम से मैंने डिसाइड का मॉड्यूल यूज किया है। टाइप इसकी टू वे बाय चांस होगी, और परसेंट वैल्यू तो मैंने यहाँ पे 2 की। अब यहाँ पे भी अदर वे अराउंड हो सकता है। आप यहाँ पे अगर 80% लिखेंगे इट मीन्स कि ये वाला जो मेरे पास केस है ये मेरा इस ट्रू के पाथ में आएगा, और ये वाले जो दो मॉड्यूल्स हैं ये मेरे इस फाल्स के रास्ते से आएंगे। सो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप इसको किसी भी तरीके से कैटर कर सकते हैं। अल्टीमेटली लॉजिक जो है
वो सही होनी चाहिए। तो यहाँ से जो पार्ट्स मेरे मतलब रिजेक्ट हो जाएंगे, मतलब जो इंस्पेक्शन जिनकी फेल हो जाएगी, वो 20% पार्ट्स हैं, तो वो डायरेक्ट यहाँ से स्क्रैप में चले जाएंगे। और उसकी लिए हमने यहाँ पे अगेन एक रिपोर्ट का मॉड्यूल यूज किया और सेम एट्रीब्यूट्स जो भी हमने प्रीवियसली यहाँ पे गुड पार्ट्स के लिए डिफाइन किए थे, सेम टाइप टाइम इंटरवल की टाइप यूज करेंगे। बहरहाल नेम हम इसका यहाँ पे रिकॉर्ड स्क्रैप पार्ट्स को हमने रिकॉर्ड करना है, इसीलिए इस रिकॉर्ड का नेम हमने रिकॉर्ड स्क्रैप पार्ट्स रखा है ताकि हम आइडेंटिफिकेशन कर सकें। एट्रीब्यूट हमारे पास अराइव टाइम है जो कि हमने अगेन असाइनमेंट के मॉड्यूल में डिफाइन किया था। और जो रिकॉर्ड स्क्रैप पार्ट्स है, ये हमने जो इस रिकॉर्ड के काउंटर का नेम है वो हमने टैली नेम जिसको आप कह रहे हैं वो हमने ये डिफाइन किया। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट्स जो शिप हो जाएंगे जो 80% पार्ट्स, उसके लिए अगेन हम यहाँ पे रिकॉर्ड का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉडल, जब आप मॉडल कंप्लीट कर लेंगे सारा, अब हम रन टाइम पे जाके सेटअप में कुछ चेंजेस जो है वो परफॉर्म करेंगे जो कि हमें रिपोर्ट में गिवन थी। तो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो अब हम यहाँ पे सेट करते हैं। और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था कि हमने यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर 4 रेप्लिकेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। तो मैं इसको यहाँ पे रेप्लिकेशन की लेंथ 4 कर दूंगा और इसको हमने 8 आवर्स की शिफ्ट के लिए रन करना है। और यू कैन से 1920 मिनट्स। तो लेट्स से अगर मैं इसको मिनट्स में कर दूं और इसकी यहाँ पे मैंने इसके मिनट्स में टाइप को चेंज कर दिया। इन केस अगर आप मिनट्स में नहीं करना चाह रहे, आप जो है उसमें आवर्स में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो फिर हम इस यूनिट्स को आवर्स में रहने देंगे। और यहाँ पे आवर्स पर डे जो होगा वो हमारे पास 24 होंगे। और रेप्लिकेशन लेंथ हम यहाँ पे 8 कर देंगे, मतलब 8 आवर्स के लिए हमने इस सिमुलेशन को रन करना है। ओके करेंगे। और एंड सर अगर जो मिनट्स में हमने लिखा हुआ था रेप्लिकेशन लेंथ में हमने 1920 मिनट्स की मेंशन की। सॉरी, वो मैंने बॉटम में लिख दिया था, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, डेट इज 1920 मिनट्स। वो यहाँ पे आएगा एप्लीकेशन लेंथ में, जितनी देर के लिए आपने ओके सर। सिमुलेशन को रन करना है। ओके, तो अब हम इसको रन करते हैं जी। तो यहाँ पे देखें मेरी एप्लीकेशन अभी फर्स्ट है और ये टाइम जो है हमारा चल रहा है। और यहाँ पे अब आप देखें मेरे पार्ट्स जो है वो आ गए। तो यहाँ पे जो मेरा पार्ट ए है इसको मैंने रेड बॉल, मतलब इसके लिए हमने जो एंटिटी की पिक्चर डिफाइन की है वो हमने यहाँ पे रेड बॉल ली है। और पार्ट बी के लिए हमने ब्लू बॉल जो है वो कंसीडर की है। ठीक हो गया। तो अब यहाँ से पार्ट की क्रिएशन हुई, इन दोनों पार्ट्स की। अब यहाँ पे 4 पार्ट्स देखें आपके क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे आपका एक टाइम पे 8 पार्ट आ रहा है। देन इस सीलर पे जाके उनकी प्रोसेसिंग होगी। और ये वाला आपका गुड पार्ट्स है जो कि आपके पास हो रहे हैं। और जो इंस्पेक्शन में जाएंगे वो यहाँ से आपके होते हुए गुजरेंगे। और ये सिमुलेशन हमारी कंटिन्यू रहेगी फॉर द 8 आवर्स शिफ्ट। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि ये थोड़ी सी जल्दी एंड हो। तो इसको मैं थोड़ा सा तेज कर देता हूँ। ठीक है जी, अब हम इसको यस करते हैं ताकि हम रिजल्ट को देख सके। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो पार्ट्स नंबर आउट हुए हैं, दैट इज 151। और यहाँ से अब हम अदर जो हमारे पास अवेलेबल है वैल्यू उसको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पार्ट ए और पार्ट बी के लिए जो टाइम यूज हुआ है उसकी एवरेज वैल्यूज आ रही हैं। और इसी तरह से जो ट्यू टाइम है पार्ट ए का, जो आपका प्रेप ए के ऊपर आपका वेटिंग टाइम है वो 0.1039, ये सब वैल्यूज ऑर्स में है क्योंकि हमने सिमुलेशन ऑर्स में रन की है। इसी तरह से पार्ट बी की वैल्यू आ रही है
नेक्स्ट हमारे पास रीवर्ट प्रोसेस की क्यू की वैल्यू आ रही है, और सीलर प्रोसेस पे जो हमारी क्यूज हमारे प्रोसेस में यूज हुई थी उनकी वैल्यू हमें यहाँ पे एवरेज वैल्यू शो हो रही है। उसी तरह से मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज भी यहाँ पे अवेलेबल है। नेक्स्ट जो हमारे पास नंबर वेटिंग है, जो वेट करेंगी एंटिटीज आपके हर एक क्यू के ऊपर, वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। ये नंबर वेटिंग टाइम मतलब जो इतनी एंटिटीज आपकी वेट करेंगी। रिसोर्स यूजेस पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इन 4 प्रोसेसेस के लिए 4 रिसोर्सेज की जो यूटिलाइजेशन है वो कुछ इस तरह से है कि प्रेप ए की जो एवरेज यूटिलाइजेशन है वो 83% है। प्रेप बी की जो एवरेज यूटिलाइजेशन है वो हमारे पास यहाँ पे 78% आ रही है। रीवर्ट के केस में हमारी एवरेज यूटिलाइजेशन 66% है, और सीलर प्रोसेस के ऊपर हमारी यूटिलाइजेशन जो है वो 81% है। तो ये हमारे पास सिमुलेशन की कुछ रिजल्ट्स है जो कि हमने यहाँ पे यूज किए हैं। अब यहाँ पे जो टैली के नेम से एक वैल्यू डिफाइन हुई है, यहाँ पे अब आप देखें जो हमने रिकॉर्ड का मॉड्यूल यूज किया था वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो आपके पार्ट्स इस रिकॉर्ड साल्वेज पार्ट्स में से गुजरे हैं, एवरेज जो उनकी है वो हमारे पास 1.67 और है। मतलब जो टाइम उन्होंने अपने सिस्टम के अंदर स्पेंड किया है। इसी तरह से स्ट्रैप पार्ट्स का टाइम आ रहा है, और जो हमारे पास शिप पार्ट्स हैं उनका टाइम हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो पहले जब आप सिमुलेशन रन करते थे तो आपको ये वैल्यू शो नहीं होती थी। यहाँ पे देखिए यूजर स्पेसिफाइड के नेम से एक ब्रांच जो है वो ऐड हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो रिकॉर्ड का मॉड्यूल आपने यूज किया था और उस मॉड्यूल के अंदर जो हमने टी नाउ का वेरिएबल यूज किया है बिल्ट इन अरीना के अंदर जो है, जिसको हमने एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया था टाइम के लिए फॉर कैलकुलेटिंग द हर एक एंटिटी का जो स्क्रैप में से जाएगी, जो आपकी साल्वेज में से जाएगी और जो आपकी शिप पार्ट्स में से जाएगी, उन सब का हमने सेपरेट सेपरेट टाइम जो है वो मॉनिटर करना है, रिकॉर्ड करना है। तो वो वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। इसी तरह से यहाँ पे रिसोर्स की जो टोटल नंबर सीज चाहिए हर एक रिसोर्स में वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसके साथ ही हमारा जो केस स्टडी का पार्ट 1 था वो कंप्लीट हो गया है। अब इसी के अंदर हमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आएंगे, और ट्विस्ट जो है वो कुछ इस तरह से होगा कि अब हम इसी केस को एक अदर वे अराउंड डिस्कस करेंगे। मतलब अदर वे अराउंड डिस्कस करने का मतलब ये है कि अगर हम इसी केस को किसी दूसरे तरीके से सॉल्व करें तो क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट में तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेथड जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। हमने यहाँ पे सीलर टाइम के नेम से एट्रीब्यूट डिफाइन किया था, और यहाँ पे भी हमने सीलर टाइम के नेम से एट्रीब्यूट को डिफाइन किया था। अब इसको हम इस तरह से भी प्रोसेस कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ एंटिटी डॉट टाइप इज इक्वल टू पार्ट ए, जो कि हमने ऑलरेडी डिफाइन की थी एट दिस स्टेज। हमने यहाँ पे क्रिएशन के नोड में पार्ट ए के लिए, मतलब जो पार्ट ए था उसकी एंटिटी टाइप पार्ट ए डिफाइन की है, और पार्ट बी के लिए पार्ट बी के नेम से एंटिटी टाइप डिफाइन की है। अगर मैं कहूँ एक्सप्रेशन में एंटिटी डॉट टाइप में जो भी मेरी एंटिटी की टाइप है अगर वो इक्वल टू है पार्ट ए के, then multiply. If this expression is true, it means this value is equal to 1. Multiplied by this term, जो भी आंसर होगा वो आपके पास ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन विद इस जो उसकी मिनिमम मोस्ट लाइकली और मैक्सिमम वैल्यू है वही यूज होगी। प्लस अब जब ये एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो चुका है तो अंडरस्टूड सी बात है कि एंटिटी टाइप इज नॉट इक्वल टू बी होना। जब एक एंटिटी सिस्टम में आई है यहाँ से, तो ये हमें पता है कि ये पार्ट ए की आ रही है इस सीलर के प्रोसेस पे, पार्ट बी की तो नहीं आ रही क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी जो है सर्वर की वो 1 है। एक टाइम पे तो सर्वर एक ही एंटिटी को डील करेगा। इस केस के लिए क्या होगा, ये वाला एक्सप्रेशन आपका 0 हो जाएगा। मीन ये लॉजिकल कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। तो प्रोसेस का जो जो यहाँ पे इस प्रोसेस के मॉड्यूल में इस सीलर के प्रोसेस का टाइम होगा वो ये वाला कंसीडर होगा। जब हमारे पास एंटिटी टाइप बी आएगी, पार्ट बी आएगी, तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये एक्सप्रेशन आपका फॉल्स हो जाएगा, और ये वाला एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो जाएगा।
ये बिल्कुल इसी तरह से ही है, लाइक यू कैन से x इज इक्वल टू y, इक्वल टू लिखने के लिए 2 टाइम्स आपने इक्वल लिखना। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, मतलब ये जब कंडीशन आपकी ट्रू होगी तो आंसर आपके पास 1 है, अदरवाइज आपके पास आंसर उसका 0 होगा। तो ये एक एक्सप्रेशन जो है, आप इस तरीके से भी इस सीलर के प्रोसेस को यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए बगैर आप ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट में। तो मैं यहाँ पे सिंपल इस सीलर टाइम के एक्सप्रेशन में ये एक्सप्रेशन ऐड कर देता हूँ और इसे ओके कर देंगे। अब क्या किया जी, यहाँ पे मैंने एंटिटी टाइप डिफाइन कर दी है। अगर एंटिटी टाइप पार्ट ए होगी तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ट्राइएंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सप्रेशन यूज होगा। प्लस अगर ये एंटिटी पार्ट ए की कंडीशन ट्रू हो चुकी है तो अंडरस्टूड है कि ये वाली कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, दैट मीन दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0, और ये टर्म इस 0 से मल्टीप्लाई होकर अगेन 0 हो जाएगी। और जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन वैल्यूज पे भी कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम इसको रन करते हैं और ये देखिए आपकी सिमुलेशन चल रही है सेम केस के अंदर, तो कोई भी आपको डिफरेंस जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो इट्स अनदर मेथड कि आप एक ही सिमुलेशन को, मतलब एक ही मॉडल को मल्टीपल वेज के अंदर भी रन कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मल्टीपल मेथड्स हैं, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो आप उसको यूज कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू। डिपेंड करता है कि आपका टेस्ट क्या और आपने उसको किस तरह से मॉनिटर करना है। तो इसी केस स्टडी के अंदर अब हम सेकंड जो इसका पार्ट है उसको यूज करते हैं। उस केस के अंदर कुछ इस तरह से है कि ये जो हमारे पास एक मॉडल है, इस मॉडल के अंदर अभी तक हमने कोई फेलियर का डाटा ऐड नहीं किया। मतलब एक्चुअली जब आप देखें, जब मॉडल आपके फिजिकल सिस्टम में चल रहे होते हैं तो उसमें फेलियर भी अकर होते हैं और डिफरेंट ब्रेक्स के अंदर काम हो रहा होता है, मतलब डिफरेंट स्केड्यूल के अंदर जो है काम हो रहा होता है। अब हम जो फर्दर इस मॉड्यूल के अंदर, इस केस के अंदर जिन फर्दर स्प्रेडशीट की हमें जरूरत पड़ेगी, दैट इज द रिसोर्स स्प्रेडशीट, जो कि आपको बेसिक के प्रोसेस के अंदर मिल जाएगी, रिसोर्स स्प्रेडशीट। देन हम रिसोर्स स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे और रिसोर्स फेलियर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम कुछ आज एडवांस प्रोसेसेस की स्प्रेडशीट को भी यूज करेंगे, लाइक स्टैटिस्टिक्स फेलियर, ठीक है। अब इन स्प्रेडशीट को हम कैसे यूज करते हैं, वन बाय वन इसी मॉडल के अंदर डाटा सेट को ऐड करेंगे। तो केस इस तरह से है कि जब इस मॉडल को प्रोडक्शन मैनेजर के साथ शो एक्सप्लेन किया गया, उसे बताया गया, उसने कहा कि इसके अंदर दो चीजें, मतलब एक तो कम है, मतलब कि जो टाइम है हमारे पास वो 2 शिफ्ट के अंदर है। मतलब पहले हमने एक ही शिफ्ट कंसीडर की थी, अब हम कह रहे हैं कि इस प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट के अंदर हमारे पास 2 शिफ्ट के अंदर काम होगा, ठीक है। तो 16 आवर्स जो है हमारे पास वो पर शिफ्ट जो है वो आपके होंगे, मतलब 2 शिफ्ट है, 8 घंटे की 2 शिफ्ट आपकी कंसीडर हो जाएंगी। सेकेंडली यहाँ पे मेरे पास जो फेलियर का टाइम होगा वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन ऑफ 12, और जो रिपेयर टाइम है मेरे प्रोसेसेस का, जो फेलियर अगर होगा उसका एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन ऑफ 4 मिनट्स। और नेक्स्ट हम ये अब देखना चाह रहे हैं कि हमें कितने रैट्स जो हैं वो परचेज करने चाहिए, जो हमारे रीवर्ट्यू के अंदर पार्ट्स जाएंगे। अब हमने उनको किसी रैट के अंदर स्टोर करना है, तो हमारा यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हम कितने रैट परचेज करें जो कि 10 पार्ट्स को होल्ड कर सके, ठीक है। और हमने इसको 10 डेज के लिए रन करना है। तो अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हम रन पे जाते हैं, सेटअप पे जाते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ रेप्लिकेशन अभी हम यहाँ पे 1 कहेंगे। रेप्लिकेशन लेंथ जो है वो हमने यहाँ पे 10 कर दी है, मतलब हमने 10 डेज के लिए अब इस सिमुलेशन को रन करना है। और पर डे जो हमारे पास ओर्स होंगे, ओर्स पर डे में वो हमारे पास 16 हमने यहाँ पे मेंशन किए, जो कि हमें गिवन थे कि पर डे जो हमारे पास 16 और गिवन है, केस के अंदर गिवन है। और बेस टाइम जो यूनिट्स है वो हम सारा मिनट्स में ले रहे हैं, यहाँ पे ओर्स हैं, यहाँ पे डेज हैं, यहाँ पे मिनट्स हैं, कोई इशू नहीं पड़ता।
जब रिजल्ट हमें रिपोर्ट होने तो वो सब मिनट्स में आएंगे। जब सिमुलेशन रन हो रही तो वो यहाँ पे वैल्यू भी आपको टाइम जो है वो मिनट्स में शो होगा। अब हम यहाँ पे बेस टाइम यूनिट्स को लास्ट टाइम हमने आवर्स में कैलकुलेट किए थे, अब हम उसको मिनट्स में कर रहे हैं और हम एक ही रेप्लिकेशन कर रहे हैं। और जो रेप्लिकेशन लेंथ है मतलब हमने 10 डेज के लिए सिमुलेशन को रन करना है और पर डे जो हमारे पास आवर्स है मतलब सिमुलेशन के लिए वो 16 आवर्स अवेलेबल है। ओके जी, अब हम बात करते हैं स्केड्यूल की और हम स्केड्यूल जो है वो पढ़ चुके हैं। मतलब कि जो कैपेसिटी है आपकी वो वेरी करती है नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ। तो फॉर रीवर्क केस हमारे पास जो टाइप है फिक्स्ड कैपेसिटी टू बेस ऑन स्केड्यूल है और हमें 2 न्यू फर्दर कॉलम्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं स्केड्यूल के लिए एक चीज आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस चार्ट के साथ। इसमें 3 तरह के स्केड्यूल्स होते हैं, एक है इग्नोर, एक है वेट और एक है प्रीएम्प्ट। इग्नोर स्केड्यूल का मतलब ये है कि अगर मेरी एंटिटी की जो ब्रेक का टाइम है वो 12 से 1 बजे के दरमियान है। अब एक ऐसी एंटिटी जिसके ऊपर वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जब तक वो उसको कंप्लीट नहीं करेगा वो ब्रेक पे नहीं जाएगी। मतलब वो सर्वर जो है वो ब्रेक पे नहीं जाएगा जब तक वो उस लास्ट एंटिटी की प्रोसेसिंग कंप्लीट नहीं करेगा। तो ये जो चार्ट है ये मेरे पास टाइम को शो कर रहा है। तो ये जब एंटिटी को कंप्लीट कर देगा मतलब जो सर्वर है वो इस एंटिटी की सर्विस कंप्लीट करेगा, देन वो ब्रेक पे जाएगा। और यहाँ पे इसका ब्रेक टाइम जो है एज कंपेयर टू दीज टू कंडीशन वो कम होगा। मतलब आप उसके पास लेट से यहाँ पे 45 मिनट्स या 15 मिनट उसने यहाँ पे इसकी सर्विसेज में दे दिए। वेट की सूरत में ये होगा कि सर्वर आपकी एंटिटीज की सर्विस कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के बाद वो अपनी ब्रेक का जो 1 घंटा है वो कंप्लीट स्पेंड करेगा। मतलब अब यहाँ से ब्रेक का इसका टाइम 15 मिनट्स आगे पास ऑन हो जाएगा। और प्रीएम्प्ट की सूरत में ऐसा होगा कि सर्वर जो है वो यहीं पे काम छोड़ देगा और सर्विस के अंदर जो एंटिटी थी वो इंतजार करेगी। अब सर्वर की जब ब्रेक कंप्लीट हो जाएगी देन वो अगेन उसी एंटिटी से उसका काम स्टार्ट करेगा। तो ये 3 टाइप्स जो है हमारे पास सिस्टम में अवेलेबल है फॉर स्केड्यूल, इग्नोर, वेट एंड प्रीएम्प्ट। तो अब हमने स्केड्यूल जो बताया है कि हमारे पास अब शिफ्ट 1 के अंदर 8 सर्वर है और शिफ्ट 2 के अंदर हमारे पास 2 सर्वर है। ठीक है, जो हमारे पास रीवर्क है। तो अब हम रीवर्क पे जाएंगे और यहाँ से अब हम रीवर्क पे गए और इसके अंदर मैं स्केड्यूल पे जाऊंगा। ये आ गया जी रीवर्क। आप यहाँ पे जाके अपने प्रीवियस वाले मॉडल को सेव एज करें और उसकी टाइप यहाँ से फिक्स टाइप से बेस ऑन स्केड्यूल डिफाइन करें। देन आप यहाँ पे स्केड्यूल का नेम डिफाइन करें, दैट इज रीवर्क स्केड्यूल। हमने ऑलरेडी स्केड्यूल को डिस्कस कर लिया होगा। अब स्केड्यूल रूल यहाँ पे हमारे पास इग्नोर होगा। इग्नोर की सूरत में क्या होगा, इग्नोर की सूरत में हमारी एंटिटी की सर्विस कंप्लीट होगी पहले, देन जो सर्वर है वो ब्रेक पे जाएगा और ब्रेक टाइम बेसिकली हमने उसका रिड्यूस कर दिया। तो हमने इग्नोर का जो रूल है वो यूज करना है अपने इस केस में। जब आप ये एक्टिविटीज कंप्लीट कर लेंगे देन आपने स्केड्यूल पर जाना है और जो नेम आपने यहाँ रिसोर्स में बनाया था दैट इज द रीवर्क स्केड्यूल, वो आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, दैट इज रीवर्क स्केड्यूल। अब ये भी अदर वे अराउंड है, आप पहले स्केड्यूल पे जाके नेम डिफाइन कर दें, देन आप रिसोर्स पे जाके इसकी टाइप चेंज करें और टाइप चेंज करने के बाद यहाँ पे लिस्ट में आपको स्केड्यूल का नेम नजर आ जाएगा। फिर प्योरली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप यहाँ पे रीवर्क का नेम डिफाइन करना चाह रहे हैं, मतलब स्केड्यूल का नेम डिफाइन करना चाह रहे हैं, या फिर स्केड्यूल की स्प्रेडशीट पे जाकर उसका नेम डिफाइन करना चाह रहे हैं। देन इसकी टाइप कैपेसिटी है और यहाँ पे हम इसकी ड्यूरेशन में फर्स्ट जो हमारे पास शिफ्ट है पहले 8 आवर्स की, उसके अंदर 8 रिसोर्स अवेलेबल है मतलब 8 सर्वर है। और देन जो सेकंड शिफ्ट है उसके अंदर हमारे पास 2 सर्वर्स अवेलेबल है। ठीक हो गया।
अभी तक हमने मॉडल में सिर्फ एक चीज चेंज की है, हमने ये कहा है कि जो रीवर्क का प्रोसेस है उस प्रोसेस के लिए हमारे पास जो रिसोर्स है वो बेस्ड ऑन स्केड्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी फिक्स कैपेसिटी नहीं है। प्रीवियस मॉडल के अंदर हमारी हर प्रोसेस के ऊपर फिक्स कैपेसिटी थी, मीन प्रेप ए, प्रेप बी, सीरियल प्रोसेस एंड रीवर्क प्रोसेस के अंदर कैपेसिटी 1 थी। अब हमने ये कहा है कि हमारा मॉडल जो है वो 2 शिफ्ट में काम कर रहा है। इसमें पहली शिफ्ट के अंदर पहले 8 आवर्स के लिए हमारे पास 8 सर्वर है एंड नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए हमारे पास जो सर्वर्स की वैल्यू है वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे अब आप देखें, सर मेरे पास टाइप के अंदर स्टैंडर्ड लिखा आ रहा है और जब मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ तो सब मॉडल लिखा हुआ आ जाता है, ये आप वाले ऑप्शंस नहीं आ रहे। जब आप रिसोर्स पे जाएंगे तो रिसोर्स में जाके यहाँ पे आपने बेस ऑन स्केड्यूल सेलेक्ट करना है रीवर्क में। देन आप स्केड्यूल नेम में जाके आप इसका टाइप करेंगे रीवर्क टाइप, सॉरी रीवर्क स्केड्यूल, जो भी आपने नेम डिफाइन करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने स्केड्यूल रूल के अंदर इग्नोर टाइप ऑफ रूल को यूज करना है। उसके बाद आप यहाँ पे स्केड्यूल पे जाएंगे और यहाँ पे आपको जो आपने नेम डिफाइन किया था वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, दैट इज रीवर्क स्केड्यूल। यहाँ पे हम इसकी टाइप जो है वो कैपेसिटी सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इसको कैपेसिटी के साथ लिंक कर रहे हैं। यूनिट्स हमारे पास आवर्स में होंगे और ड्यूरेशन के अंदर जाके हम बताएंगे कि फर्स्ट 8 आवर्स के लिए हमारे पास जो रिसोर्स है वो सिंगल है, मतलब 8 सर्वर अवेलेबल है। एंड नेक्स्ट जो हमारी शिफ्ट 2 होगी, जो नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए हमारे पास 2 सर्वर है। डन। सर ये स्केड्यूल नेम आपने कहाँ से चेंज किया है? ये खुद आपने टाइप करना है, तो मैंने नेम सर डिफाइन किया रिसोर्स में, रीवर्क स्केड्यूल। आप यहाँ पे भी रिसोर्स में स्केड्यूल आपने नेम लिख सकते हैं, आप स्केड्यूल पे भी जाके ले सकते हैं। लेट्स से कि आप पहले स्केड्यूल पे जाएं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे स्केड्यूल का नेम डिफाइन कर दें। जब आप यहाँ पे नेम डिफाइन कर देंगे, अब आप रिसोर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको वो नेम भी नजर आ रहा होगा जो आपने स्केड्यूल में डिफाइन किया होगा। तो इस अप टू यू, ये 2 वे इंटरेक्शन है। आप रिसोर्स पे जाके भी नेम डिफाइन कर सकते हैं, लाइक ये देखें यहाँ पे मैं रिसोर्स 5 कह रहा हूँ और इसको मैं बेस ऑन स्केड्यूल करता हूँ और यहाँ पे मैं नेम डिफाइन कर देता हूँ। और अब मैं स्केड्यूल पे जाऊंगा और ये देखें यहाँ पे भी ये ऑटोमेटिकली रो ऐड हो जाएगी। सो इट्स अप टू यू, आप दोनों मेथड को यूज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इस रिसोर्स जी सर, ये सर आपने स्केड्यूल में जो पैरामीटर्स वैल्यू दी है रीवर्क स्केड्यूल को जरा एक दफा प्लीज वो रिपीट कर दें। जी, स्केड्यूल के अंदर जाके आपने ये वैल्यूज को ऐड करना है। पहले 8 आवर्स के लिए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हमारे पास 8 रिसोर्स है और सेकंड शिफ्ट के अंदर नेक्स्ट जो 8 आवर्स है उसके अंदर हमारे पास 2 कैपेसिटी हो जाएगी सर्वर की। जी कंप्लीट हो गया। सर इसमें कैपेसिटी मेरे पास 02468 इस तरह से आ रही है इस ग्राफ का, एक्सेस हाँ, किस इसका तरह मतलब चेंज ये है करना है? कोई ऐसा मसला नहीं। ये देखें यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस पे जाते हैं तो यहाँ पे आप इन एक्स एक्सिस की वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। लाइक आपने मिनिमम 4 वैल्यू रखनी है या मैक्सिमम 4 है, मिनिमम 0 है और स्पेस जो है स्नैप की वो हमने 1 दी हुई है, ठीक है। यहाँ तक इसको मैं हाफ करना चाहूँ तो 0.5 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे अब जो फर्स्ट रो है मतलब ये 1 और है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, तो ये 8 आवर्स की शिफ्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और इसके अंदर हमारी जो रिसोर्स है वो सिंगल रहेगी, मतलब एक ही सर्वर रहेगा। अब नेक्स्ट 8 आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, नेक्स्ट 8 आवर्स के लिए हमारे पास जो रिसोर्स की कैपेसिटी है उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ आपने ऐसे क्लिक करना है और अनचेक करना है, अगेन क्लिक और अनचेक करते जाएंगे। जी सर ठीक है, ये हो गया सर, हो गया। ओके, तो अब हमने यहाँ पे स्केड्यूल और रिसोर्सेज जो है ये ऐड कर दी है, मतलब कि हमारे पास अब रीवर्क का जो प्रोसेस था इस प्रोसेस के लिए हमारी जो कैपेसिटी की टाइप थी बेस्ड ऑन स्केड्यूल थी, तो ये हमारी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे
फेलियर डिफाइन करने जा रहे हैं सीलर के प्रोसेस के लिए। फेलियर के लिए आप क्या करेंगे, आप एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे और इस फेलियर की स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। आई रिपीट, अब आप बेसिक प्रोसेस से जंप करेंगे एडवांस प्रोसेस की टेम्पलेट पे और इस एडवांस प्रोसेस की टेम्पलेट पे जाके आपने क्या करना है, आपने फेलियर की स्प्रेडशीट पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ब्लैंक फेलियर एडवांस प्रोसेस जो सिर्फ ये लिखा होगा, यहाँ पे कोई भी रो ऐड नहीं होगी। तो आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे या टैप करेंगे तो ये रो ऐड हो जाएगी। अब इस रो के हमने जो नेम है इस फेलियर का वो मैंने डिफाइन किया है सीलियर फेलियर, मतलब ये जो मेरा सीलर का प्रोसेस है इसके लिए हमने फेलियर का प्रोसेस ऐड करना है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे सीलियर फेलियर के नेम से इसका नेम डिफाइन किया है फेलियर का। अब इसकी जो टाइप है वो मेरे पास काउंट भी हो सकती है और टाइम भी हो सकती है। तो फिलहाल हम इस केस स्टडी के अंदर टाइम बेस्ड टाइप को यूज करेंगे, मतलब मेरा जो फेलियर की वैल्यू है वो टाइम्स में गिवन है, मतलब ऑन एवरेज हर 120 जो हमारे पास मिनट्स है उसके बाद जो मेरा प्रोसेस है वो फेल हो जाता है। जो कि हमें केस में गिवन था कि ऑन एवरेज हमारा जो प्रोसेस है वो 120, मतलब जो उसका फेलियर होगा वो अकर होगा, उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है फेलियर के अकर होने की वो 120 मिनट्स है, मतलब हर 120 मिनट के बाद प्रोसेस के अंदर फेलियर जो है वो अकर होगा। यहाँ पे मेरे पास इसका टाइम आ गया मिनट्स में है तो मैंने यहाँ पे मिनट सेलेक्ट कर दिया। और ये जो डाउन टाइम है इसका मतलब ये है, और ये जो टाइम है ये आपका इस अप टाइम को इंडिकेट कर रहा है और ये जो डाउन टाइम है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये है, मतलब 4 घंटे के लिए आपका ये प्रोसेस मेंटेनेंस में चला जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि अब जो एंटिटी सिस्टम में आई थी 120 मिनट के बाद उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, 120 मिनट के बाद वो फेलियर में चला जाएगा। अब जब वो फेलियर में चला गया तो आपने उस प्रोसेस को अगेन अप करना है, मतलब अप टाइम में लेकर आना है ना, डाउन टाइम आ गया इस प्रोसेस का तो मेरा ये प्रोसेस जब वो डाउन टाइम में चला गया मतलब कोई भी रिसोर्स यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाएगी क्योंकि मेरा ये प्रोसेस फेल हो चुका है। अब इस प्रोसेस को अप टाइम करने के लिए, मतलब इस प्रोसेस को अगेन आप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो मेंटेनेंस का टाइम हमें रिक्वायर्ड है दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है विद मीन ऑफ 4 मिनट, मतलब ऑन एवरेज 4 मिनट्स के बाद आपका प्रोसेस अप टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने अब एक सीलियर फेलियर के नेम से एक फेलियर ऐड किया है जिसकी टाइप टाइम है। अब हमारा ये सीलियर का जो प्रोसेस है वो हर 120 मिनट के बाद फेल हो जाएगा और हर 4 मिनट के बाद वो अगेन अप टाइम पे वापस आ जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जब हमने इस फेलियर की स्टेज को डिफाइन कर दिया है अब हम यहाँ से अगेन जाएंगे अपने इस बेसिक प्रोसेस की शीट पे और यहाँ पे अब हम रिसोर्स पे क्लिक करेंगे। अब ये जो सीलियर की रिसोर्स है क्योंकि बेसिकली रिसोर्स की अनअवेलेबिलिटी होगी ना अरीना के मॉड्यूल में, तो अब हम यहाँ पे इस फेलियर की जो रो है यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आपको जो नेम आपने एडवांस प्रोसेस के अंदर डिफाइन किया था सीलियर फेलियर के नेम से वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। देन हमारे पास फेलियर का रूल है दैट इज वेट। तो यहाँ पे हम इसका जो टाइप बता रहे हैं वो वेट बता रहे हैं जिसको मैं ऑलरेडी पीछे एक्सप्लेन कर चुका हूँ वेट, इग्नोर और प्री एम का क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैं फेलियर रूल में इसको वेट सिलेक्ट करूंगा और फेलियर नेम जो है वो सीलियर फेलियर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अब इस सीलियर प्रोसेस के लिए फेलियर जो है वो ऐड कर दिया है। तो हमारी न्यू सर ये एडवांस प्रोसेस में मैंने ये फेलियर तो डिफाइन किया है लेकिन जब बेसिक प्रोसेस में रिसोर्स में आके दोबारा सीलर के आगे जा रहा हूँ फेलियर वाली रो को क्लिक कर रहा हूँ तो वो एम्प्टी आ रही है। वो एम्प्टी ही आएगी बेसिकली, आपने खुद ऐड करनी है ना, जैसे आपने पहले ऐड किया था फेलियर। जब आप इस डबल क्लिक इस पे क्लिक करेंगे तो रो ऐड हो जाएगी। जब रो ऐड हो जाएगी तो फिर आपने यहाँ से उस फेलियर को सिलेक्ट करना है जो आपने पीछे डिफाइन किया होगा। अगेन पहले आपने डेफिनेशन करनी है और फिर आपने उसकी कॉलिंग करनी है। आई ठीक है रिपीट, सर। सर इसमें
सीलर फेलियर किया है तो फेलियर रूल्स भी स्केड्यूल रूल्स की तरह ही है सर, उसके आगे इग्नोर जो लिखा हुआ आ रहा है। हाँ जी, उसका मतलब जो है वो यही है, जो इग्नोर और वेट और प्रीएम्प्ट का मतलब था वही मतलब आपका इस फेलियर के अंदर यहाँ पे है, वेट, इग्नोर एंड प्रीएम्प्ट, जो मैंने अभी चार्ट से आपको एक्सप्लेन किया था। तो मैं अगेन स्टेप रिपीट कर देता हूँ। जब आप रीवर्ट प्रोसेस के लिए स्केड्यूल डिफाइन कर देंगे, स्केड्यूल की जो एंटिटीज हमने ऐड कर दी हैं, देन आप एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे और यहाँ पे आप फेलियर की स्प्रेडशीट पे क्लिक करेंगे। फेलियर की स्प्रेडशीट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे, आपके पास यहाँ पे ब्लैंक रो होगी, कोई भी रो ऐड नहीं होगी, तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे, टैप करेंगे तो आपकी ये रो ऐड हो जाएगी। देन हम इसका नेम जो है वो डिफाइन करेंगे और हम इसका नेम जो है वो सीलियर फेलियर के नेम से यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। आप कोई भी नेम रख सकते हैं, बहरहाल मैंने यहाँ पे सीलियर फेलियर का नेम डिफाइन किया क्योंकि मुझे इसके साथ उसकी लिंकिंग को डेवलप करना था, जस्ट टू केस कि मैं आइडेंटिफाई कर सकूं ये फेलियर किस प्रोसेस के लिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे सीलियर फेलियर लिखा है। अगर मेरा प्रेप ए के लिए फेलियर ऐड कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे प्रेप ए लिख दूंगा, जस्ट टू रिमेम्बराइज और अंडरस्टैंड कि मेरा ये फेलियर किसके लिए, डॉक्यूमेंटेशन ताकि मेरी मॉडल की बेहतर हो सके। देन टाइप हमारे पास यहाँ पे काउंट और टाइम थी, मैं यहाँ पे टाइम सिलेक्ट करूंगा फॉर नाउ, और इसका जो अप टाइम है मतलब हर 120 मिनट्स के बाद मेरा प्रोसेस जो है ये फेल होगा। तो जो अप टाइम है इसका बेसिकली एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा और इसका मीन टाइम 120 मिनट्स है। देन मेरे पास डाउन टाइम है जो बता रहा है कि मुझे इस प्रोसेस को अगेन अप करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है दैट इज द 4 मिनट्स। तो 4 मिनट्स के अंदर जो मेंटेनेंस है वो कंप्लीट हो जाएगी और वो भी टाइम हमारे पास मिनट्स में और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है। इस एंटिटीज को, इन सब स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद आप बेसिक प्रोसेस की टेम्पलेट पे जाएंगे और अब आप स्केड्यूल पे, सॉरी रिसोर्स पे जाएंगे, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन की है फेलियर की, अब उसकी हमने कॉलिंग करनी है जिस प्रोसेस के लिए हमने फेलियर ऐड किया है। अब हमने सीलियर के लिए ऐड किया था, तो इस सीलियर की रिसोर्स पे जाके इस फेलियर वाले कॉलम पे हम इस पे डबल क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो के अंदर आप डबल क्लिक करेंगे या टैप करेंगे तो आपके सामने सीलियर फेलियर का आप नेम डिफाइन जो आपने किया हुआ था एडवांस प्रोसेस के अंदर वो यहाँ पे शो हो रहा होगा, वो आप सिलेक्ट करेंगे और इसका रूल जो है वो आपने वेट सिलेक्ट करना है और देन हमारा ये फेलियर जो है इस केस के अंदर ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास केस स्टडी के अंदर जो थर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि हमने कितने रैक परचेज करने हैं जो कि स्टोरेज के लिए यूज होंगे ना, रीवर्क प्रोसेस के अंदर हमने उन रैक्स को प्लेस करना है जिनके अंदर हम पार्ट्स को प्लेस करेंगे। तो अब हमें ये एक क्वेश्चन आ गया कि हम कितने रैक परचेज करें अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन जो हमने मॉडल डेवलप किया है। तो अब उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, अब हम उसके लिए अगेन एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे और यहाँ से अब हमने इस स्टैटिस्टिक्स की जो स्प्रेडशीट है इस पे क्लिक करना है। स्टैटिस्टिक्स की स्प्रेडशीट में जब हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट तो ब्लैंक होगा। केस आप क्या करें, यहाँ पे नेम डिफाइन करें रीवर्क क्यू स्टैट, मतलब जो रीवर्क के प्रोसेस के अंदर स्टैटिस्टिक्स है हमने उसको एंटरटेन करना है ना, हमें उनकी वैल्यूज चाहिए। इन दैट केस मैं यहाँ पे इसका नेम रीवर्क क्यू स्टैटिस्टिक्स के नेम से डिफाइन कर रहा हूँ। देन टाइप मेरे पास इसकी डिफरेंट टाइप्स अवेलेबल है, काउंटर हो सकता है, टैली हो सकती है, लेकिन फिलहाल हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए और इसकी जो वैल्यू होगी फ्रीक्वेंसी की वो इस एक्सप्रेशन से आएगी। एक्सप्रेशन क्या है, नंबर इन क्यू, मतलब जितनी एंटिटीज हमारी इस रीवर्क के प्रोसेस पे क्यू में लगी होंगी वो बेसिकली किसी ना किसी जगह पे होंगी ना, किसी एक स्टेट में होंगी। मतलब सिस्टम के अंदर अगर आप फिजिकली देखें तो एंटिटीज किसी एक प्लेस में किसी एक पोजीशन पे पड़ी होंगी। तो अब हमने उसके लिए रैक बाय करनी है, तो हमें कितने रैक चाहिए होंगे उसके लिए हम यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन नंबर इन क्यू का यूज किया है। तो यहाँ पे जितनी एंटिटीज क्यू में लगेंगी उसी के बेसिस पे हम रैक का एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करेंगे। इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए आप राइट क्लिक करें, बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएं और यहाँ पे आप क्यू में जाएं और यहाँ से आपको नंबर इन क्यू NR जो है वो आ जाएगा और ये हमें चाहिए इस रीवर्क प्रोसेस के लिए। ठीक है, वो आपने डिफाइन कर देना है। तो ये
करंट नंबर इन क्यू की स्टेट यहाँ पे एक्सप्रेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट आपने जो कलेक्शन पीरियड है इसको आपने इंटायर रेप्लिकेशन करना है, मतलब कि पूरी जो आपकी सिमुलेशन रन होगी उस इंटायर रेप्लिकेशन पीरियड के लिए आपने इसको डाटा को कलेक्ट करना है। और रिपोर्ट का जो लेबल होगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, दैट इज रिवर्ट टू स्टेट के नाम से हमने डिफाइन किया। अब हम कैटेगरीज में जाके जब क्लिक करेंगे तो हमारे पास कैटेगरीज की विंडो ओपन होगी जो कि ब्लैंक होगी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपने 5 रोज ऐड करनी है। अब हम ये कह रहे हैं अगर मेरी यहाँ पे रेंज कांस्टेंट है, मतलब कोई भी वैल्यू मेरी क्यू में इंतजार नहीं करती, कोई भी एंटिटी मेरी क्यू में नहीं लगती, उस सूरत में मेरी वैल्यू 0 है। और हाई वैल्यू भी डेफिनेट सी बात है वो 0 ही होगी क्योंकि कांस्टेंट है तो उसकी एक ही वैल्यू होगी। मतलब मुझे कोई रैट परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी कोई भी एंटिटी क्यू में नहीं जा रही। अगर मेरी एंटिटी की रेंज, इस क्यू की रेंज 0 से 10 के दरमियान रहती है या 0 से 10 तक रहती है तो मुझे एक रैट परचेज करना पड़ेगा। एक रैट के अंदर 10 एंटिटीज जो है आ जाएंगी, ये हमने केस स्टडी के स्टार्टिंग में डिफाइन किया था। देन अगर मेरी यहाँ पे क्यू लेंथ 10 से 20 के राउंड अबाउट रहेगी तो मुझे 2 रैट्स परचेज करने पड़ेंगे। सिमिलरली अगर मेरी रेंज 20 से 30 के राउंड अबाउट रहेगी तो मुझे 3 रैट्स चाहिए, और अगर 30 से 40 रहेगी तो मुझे 4 रैट्स चाहिए। तो ये मैंने एक कैटेगरीज डिफाइन कर दी कि अगर मेरी क्यू लेंथ इनमें से किसी भी रेंज में रहती है तो मुझे इतने इतने रैट्स परचेज करने पड़ेंगे। अब ये जो आंसर है वो हम सिमुलेशन के रिजल्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जो लेट से बताता है कि ऑन एवरेज आपकी क्यू की लेंथ जो है वो लेट से 7 रह रही है। इट मीन्स कि मुझे एक रैट चाहिए। अगर कहता है कि ऑन एवरेज आपके इस रीवर्क प्रोसेस की लेंथ जो है वो 20 है या 22 है, लेट्स से 22 है तो मुझे 3 रैट्स चाहिए। या कह सकता है कि सम टाइम 22 जाती है लेकिन ऑन एवरेज ज्यादातर चांस 20 तक है तो मैं 2 रैट्स परचेज कर लूंगा। तो ये डिसीजन जो है हम सिमुलेशन की रनिंग के बाद करेंगे। हमने यहाँ पे डाटा सेट को ऐड कर दिया। आई रिपीट, मैंने यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स की स्प्रेडशीट पे गया, यहाँ पे मैंने रीवर्क क्यू स्टेट जो है वो डिफाइन की, इसकी टाइप जो है वो मैंने फ्रीक्वेंसी बताई है, फ्रीक्वेंसी की टाइप जो है वो वैल्यू होगी, और यहाँ पे मैंने एक्सप्रेशन यूज किया है एन क्यू मीन करंट नंबर इन क्यू फॉर रीवर्क प्रोसेस। देन मेरे पास यहाँ पे कैटेगरीज के अंदर हमने यहाँ पे 5 रोज ऐड करके इस डाटा सेट को ऐड किया है। सर ये जो आपने एक्सप्रेशन ऐड किया है एन क्यू, इसमें ब्रैकेट में सर ये जो आपने लिखा है रीवर्क प्रोसेस क्यू, ये सर हमने पहले कहीं डिफाइन किया हुआ है या ये इसको टाइप कर देना है हमने? ये आप इसको टाइप ना करें, मेरी सजेशन ये आप इस पे राइट क्लिक करें ताकि एरर के चांसेस कम से कम हो। आप इस पे राइट क्लिक करके बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएं। बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाके आपने बेसिक प्रोसेस वेरिएबल के अंदर क्यू पे क्लिक करना है, और यहाँ पे करंट नंबर इन क्यू आप देखें यहाँ पे आ गया प्रेप ए प्रोसेस डॉट क्यू। यहाँ पे आप देखें ये डॉट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे जी, अब हमें तो रीवर्क ही चाहिए। आप यहाँ पे क्लिक करते हुए यहाँ से रीवर्क प्रोसेस को सिलेक्ट करेंगे। तो मैं इसको पहले तो रिमूव करता हूँ, ये करंट नंबर इन, और ये रीवर्क का प्रोसेस आ गया, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे रीवर्क के प्रोसेस के लिए इस क्यू को ऐड करना है। ओके जी। अब सेकंड जो मुझे स्टैटिस्टिक्स चाहिए कि मुझे ये जो मेरा सीलर प्रोसेस था इसने फेल होना था, मतलब हमने डिफाइन किया इसका फेलियर। उस फेलियर की स्टैटिस्टिक्स को रिपोर्ट करने के लिए मैं अगेन स्टैटिस्टिक्स की स्प्रेडशीट यूज करूंगा, और अब मैं अगेन यहाँ पे एक और रो जो है वो ऐड करूंगा। सिंपली क्लिक दिस पॉइंट, मतलब डबल क्लिक करते हुए यहाँ पे टैप करते हुए आप ये रो ऐड कर लेंगे। अब यहाँ पे मुझे जो नेम डिफाइन करना है मुझे, वो सीलियर स्टेट के नेम से मैंने डिफाइन किया, मतलब कि ये जो मेरी सीलियर प्रोसेस की स्टेट मुझे है उसकी स्टैटिस्टिक्स चाहिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सीलियर स्टेट के नेम से स्टैटिस्टिक्स का नेम डिफाइन किया। देन उसकी टाइप मैंने बता दी, अगेन फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी के बाद अब मैंने यहाँ पे स्टेट जो इसकी मतलब वैल्यू है
वो वैल्यू नहीं स्टेट सेलेक्ट की है। स्टेट का मतलब ये है कि जब मुझे पता चलेगा कि मेरा जो प्रोसेस है वो कितनी दफा फेलियर उसमें अटर हुआ, कितनी टाइम अप टाइम था, कितनी टाइम वो डाउन टाइम था, उस स्टैटिस्टिक्स को रिपोर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी टाइप जो है वो स्टेट सेलेक्ट की है। देन रिसोर्स नेम क्या होगा? रिसोर्स मेरा इस सीलियर प्रोसेस के अंदर जो मेरी रिसोर्स थी दैट इज सीलियर। अगर आपके केस में यहाँ पे आपने रिसोर्स का कोई भी नेम अदर देन सीलियर रखा हुआ है, आप यहाँ पे मेक श्योर करें कि यहाँ पे आप वही नेम डिफाइन करें स्टैटिस्टिक्स की इस पॉइंट पे रिसोर्स नेम। अगर आप यहाँ पे सीलियर लिख देते हैं और यहाँ पे सीलियर प्रोसेस के अंदर लेट्स से आपने रिसोर्स 1 लिखा हुआ है या रिसोर्स 2 लिखा हुआ है, जो भी आपने नेम डिफाइन किया है, आपको रन टाइम पे एरर मिल जाएगा। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है ड्यूरिंग योर सिमुलेशन मॉडल कि जो भी आप नेम डिफाइन करते हैं और जब आप उन्हीं नेम के अगेंस्ट स्टैटिस्टिक्स को किसी जगह पे कॉल कर रहे हैं तो आपने एज इट इज उन नेम को यूज करना है। हमें यहाँ पे इंटायर एप्लीकेशन के लिए ये डाटा सेट जो है वो रिक्वायर्ड है। तो अब हमने यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर इस केस स्टडी के पार्ट 2 के अंदर जो हमने चीजें ऐड की है, मैं एक दफा फिर से एक्सप्लेन कर दूं। हमने सबसे पहले रीवर्ड प्रोसेस के लिए हमने स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करनी थी कि हमें कितने रैट्स चाहिए, वो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। सीलियर प्रोसेस की स्टेट को आइडेंटिफाई कराने के लिए हमने स्टैटिस्टिक्स में एक सीलियर स्टेट के नेम से एक रो ऐड की है और देन हमने फेलियर जो ऐड किया है वो सीलियर फेलियर के नेम से सीलियर प्रोसेस के लिए फेलियर को ऐड किया है और पहले उसकी डेफिनेशन की है अंडर द फेलियर स्प्रेडशीट। देन बेसिक प्रोसेस में जाके रिसोर्स में इस सीलियर प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे जो फेलियर ऐड किया था उसको यहाँ पे डिफाइन किया है। और थर्डली हमने जो रिसोर्स रीवर्क का प्रोसेस था उसको बेस ऑन जो उसकी कैपेसिटी है बेस ऑन स्केड्यूल डिफाइन की है। मतलब हमारा जो काम है वो 2 शिफ्ट में कंप्लीट होगा, लाइक 8 आवर्स की 8 शिफ्ट है। तो जब हम ये सब सेटिंग कंप्लीट कर लेंगे, अब हम इस सिमुलेशन को रन करते हैं और ये हमारी सिमुलेशन जो है वो रन हो रही है और हमने देखे मिनट्स में डिफाइन किया था टाइम, यहाँ पे देखें आपको मिनट्स के अंदर वैल्यूज आ रही है और एक ही रेप्लिकेशन करनी है इसलिए यहाँ पे 1/1 लिखा आ रहा है। इसको थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं ताकि हम रिपोर्ट्स के ऊपर जंप करें, डायरेक्ट रिजल्ट्स आ जाए हमारे पास। ऑलराइट, अब इसको यस करते हैं। उप्स, सम टाइम सर्वर बिजी का एरर आ जाएगा, तो इसका केस अब इस तरह से है कि मुझे मॉडल को ब्लॉक करना पड़ेगा, बंद करके दोबारा से ऑन करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आप जब भी सिमुलेशन को रन करें पहले आप अपने मॉडल को सेव कर लें। हमने इसकी स्टेट की डिफाइन की थी सीलियर प्रोसेस की। सॉरी, सीलियर प्रोसेस की हमने स्टेट क्यों डिफाइन की थी? वो इसलिए डिफाइन की है हमने उसकी स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करनी है ना। केस के अंदर गिवन था कि सीलियर प्रोसेस कितनी टाइम फेलियर हुआ है ना उसमें, तो वो फेलियर का डाटा हमने अपनी रिपोर्ट में शो करवाने के लिए स्टैटिस्टिक्स के अंदर सीलियर स्टेट के नेम से एक स्टैटिस्टिक्स जो है वो डिफाइन की है। ठीक है, ताकि हम सीलियर की स्टेट की जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे देख सकें कि वो कितनी टाइम बिजी था, कितनी टाइम फेल हुआ और कितने टाइम आइडल था। उस चीज को देखने के लिए हमने यहाँ पे सीलियर स्टेट को डिफाइन किया है। चलिए अब इसको रन करते हैं, लेकिन रन करने सर से ये एडवांस प्रोसेस शो नहीं हो रहा मुझे अपनी टूल बार में। ओके, अगर इनकेस कहाँ से एडवांस फाइंड आउट प्रोसेस शो करूँ? नहीं हो रहा तो आप यहाँ से इस टेम्पलेट अटैच के बटन पे क्लिक करें और यहाँ से आपने एडवांस प्रोसेस की टेम्पलेट को ओपन कर लेना है। इन केस अगर आपके पास ये वाला फोल्डर ओपन नहीं होता तो आपने इस पाथ को फॉलो करना है, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल टाइम्स 86, .12 सॉफ्टवेयर, अरीना, टेम्पलेट। ओके, तो मैं जस्ट क्रॉस चेक कर लूँ कि हमने सेटअप टाइम के लिए वैल्यूज ऑलराइट हमने ऑलरेडी सेट कर दी हुई है। अब मैं इसको रन करता हूँ, इसको यस करते हैं तो ये हमारे पास इसका रिजल्ट्स आ गए और यहाँ से अब हम डाटा सेट को चेक करते हैं।
तो अब यहाँ पे ये सब रिपोर्ट्स की जो वैल्यूज हैं आपके पास, जो आपने 2 शिफ्ट्स ऐड की थी उसके अगेंस्ट हमारे पास यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ रही, नंबर इन वेटिंग टाइम की वैल्यू आ रही, वेटिंग टाइम गिवन हो गया, रिसोर्स यूजेज जो है वो हमारे पास गिवन है, और जो रिपोर्ट के लिए हमने काउंटर ऐड की थी वो सब आ रहे हैं। लेकिन जो हमने फ्रीक्वेंसी का मॉड्यूल यूज किया था वो आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। इन दैट केस आप क्या करेंगे, आप अपने इस प्रोजेक्ट बार की जो विंडो है इसमें आपने इस फ्रीक्वेंसीज पे क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे देन आपको ये फ्रीक्वेंसी की रिपोर्ट जो है वो शो होगी। अब यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी की रिपोर्ट के अंदर हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 0 रैट्स हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए 14, और 1 रैट जो है वो 13। ये उनका एवरेज टाइम है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड परसेंटेज गिवन है और रिस्ट्रिक्टेड जो परसेंटेज है वो यहाँ पे गिवन है। ये क्या शो कर रही है, और ये जो सीरियल की स्टेट है बिजी, फेल और आइडल, ये क्या बता रही है। तो इसको अब हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे रैट की जो वैल्यू है वो हमें ये शो कर रही है कि अगर हमें 0 रैट चाहिए, अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 14 के राउंड अबाउट रहेंगी, और हमें 1 रैट रिक्वायर्ड होगा अगर हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 13 जा रही है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज की वैल्यू 9.15 आ रही है। ये इंडिकेट कर रही है जो कि बहुत कम आपके पास चांस है कि सिस्टम में जो क्यू में ऑब्जर्वेशन होंगी वो रैट में जाएंगी, इसलिए हम इसको जो है वो नहीं कंसीडर करेंगे। लेकिन एक चीज मैं पहले क्रॉस चेक कर लूं, यहाँ पे टाइम मैं चेंज करूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम 2.5 था। इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसको एक दफा रन करते हैं दोबारा। ऑलराइट जी, असल में मैंने टाइम जो है वहाँ पे वेबल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 25 दिया हुआ था, इसीलिए मुझे सिर्फ 0 और 1 रैट। अब इससे ये चीज आपको क्लियर होगी, और अगर आप वेरिएबल्स मतलब जो डाटा सेट आप ऐड करेंगे उसके अंदर अगर इन केस आप माइनर से भी मिस्टेक होती है या डिस्ट्रीब्यूशन की सिलेक्शन में, तो आपके इंटायर जो रिजल्ट्स हैं वो चेंज कर जाएंगे। अब यहाँ पे आप देखें मेरे पास 0 रैट्स के लिए 41 ऑब्जर्वेशन है, 1 रैट के लिए 52 ऑब्जर्वेशन है, और 2 रैट्स के लिए 12 ऑब्जर्वेशन है। तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली रैट की स्टैटिस्टिक्स को शो कर रहा है, इसके लिए जो हमने फ्रीक्वेंसी का स्प्रेडशीट को यूज किया था। इस पर्टिकुलर रन के अंदर हमने ये किया है, देयर वर मोर देन 20 इन द रिवर क्यू, मतलब यहाँ पे मोर देन 20 जो पार्ट्स हैं हमारे वो क्यू के अंदर वेट कर रहे हैं, दैट इज 52। ठीक है, सो इट मीन्स कि हमें जो रैट चाहिए वो 1 रैट रिक्वायर्ड है। 2 रैट्स भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज वैल्यू जो है वो 5.35% है, जो कि कम है। ठीक है, इस वजह से हम प्रेफर करेंगे कि हम एक रैट परचेज करें। तो हमें कितने नंबर ऑफ रैट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो हमें 1 रिक्वायर्ड है एट द टाइम। और ये जो सीलर की स्टेट है ये इंडिकेट कर रही है उसकी बिजी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, इसी तरह से फेल और आइडल की ऑब्जर्वेशंस को, जो ऑब्जर्वेशन आपकी इन स्टेज के दौरान थी। और जो एवरेज टाइम रहा है उसका आइडल का वो 1.9 है, फेल टाइम जो है वो 4.1 है, और जो बिजी है वो 11.60 है। ठीक है, अब इस एक इम्पोर्टेंट सूरत में यहाँ पे आप देखिए ये जो रिस्ट्रिक्टेड परसेंटेज है ये बेसिकली आपकी वैल्यू को शो कर रही है फेल स्टेट फॉर द सीरियल फ्रीक्वेंसी एंड द जो आपकी सीरियल स्टेट के लिए फेल स्टेट थी उसकी ये परसेंटेज को यहाँ पे शो किया जा रहा है। सो अगर हम इस कॉलम के लिए क्या करें कि इसको कंटिन्यूसली बिजी कर दें, इन सब का आंसर जो है वो 100% रहेगा। इनका स्टैंडर्ड्स का। तो अल्टीमेटली जो हमने
फ्रीक्वेंसी की स्प्रेडशीट यूज की थी उससे हमारे पास ये ऑब्जर्वेशन आई हैं कि हमें एक रैट रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मोर देन 20 है और हमने हर एक रैट के लिए डिफाइन की थी स्टार्ट में वैल्यू, तो हमें एटलीस्ट 1 रैट जो है वो परचेज करना पड़ेगा। और सम टाइम 2 रैट्स के लिए यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो 12 है, लेकिन क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन आपकी मोर देन 10 है, लेकिन इसकी जो स्टैंडर्ड परसेंटेज है वो 5.35% है। इस वजह से हम प्रेफर यही करेंगे कि हम 1 रैट परचेज करें, और इन केस अगर आप 2 भी परचेज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन 2 से ज्यादा आपको रैट परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे जो मेरे पास स्टैंडर्ड परसेंटेज का कॉलम है, रिस्ट्रिक्टेड परसेंटेज का कॉलम है, ये दोनों की वैल्यू टोटल 100% रहेगी। और अगर इन केस हम फेल स्टेट को यहाँ से रिमूव कर दें सीलर स्टेट में से, तो देन अगेन जो आंसर होगा हमारा वो स्टैंडर्ड और रिस्ट्रिक्टेड के लिए वो 100% के अगेंस्ट ही कैलकुलेट होगा, तो यहाँ पे वैल्यू हमेशा हमारी 100% ही आएगी। तो इस सेकंड पार्ट के अंदर हमने कुछ फर्दर स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल को, स्प्रेडशीट के मॉड्यूल को यूज करते हुए डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर्स को आंसर किया है, लाइक हमें कितने रैट्स चाहिए और उसके साथ साथ जो सीलियर प्रोसेस की स्टेट है, आइडल, बिजी और फेलियर, उसकी वैल्यूज जो है वो हमें यहाँ पे अवेलेबल हुई है। और उसके साथ साथ हमने यहाँ पे एडवांस प्रोसेस से फेलियर की स्प्रेडशीट को यूज किया है फॉर सीलियर प्रोसेस को फेलियर को ऐड करने के लिए। इसके साथ ही हमारा ये केस स्टडी का पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, तो मैं अगेन क्लियर कर दूं, रिस्ट्रिक्टेड और स्टैंडर्ड परसेंटेज को बेसिकली दोनों परसेंटेजेस जो है वो सेम है। लाइक स्टैंडर्ड परसेंटेज जो है वो आपकी कंप्यूट कर रही है रेशो जो टाइम स्पेंड किया है, टोटल टाइम जो आपका किसी स्टेट के अंदर स्पेंड हुआ है आपकी सिमुलेशन के होराइजन के अंदर, और उसको वो एज अ परसेंटेज डिस्प्ले करा रहा है। जैसे हमारे पास सीलर स्टेट के लिए बिजी, फेल और आइडल, तो टोटल सिमुलेशन के टाइम में जो सीलर की स्टेट बिजी, फेल और आइडल रही थी उसको उसने यहाँ पे स्टैंडर्ड परसेंटेज में हमें शो करवा दिया। रिस्ट्रिक्टेड परसेंटेज का कॉलम बिल्कुल स्टैंडर्ड परसेंटेज के कॉलम की तरह ही है और दोनों का सम भी इक्वल टू 100 ही होगा, बट फर्क सिर्फ इतना है, अगर मैं कोई स्टेट एक्सक्लूड कर दूं इस सीलर की स्टेट में से, लाइक मैं फेल की स्टेट इसमें से एक्सक्लूड कर देता हूं, तो देन जो मेरे पास परसेंटेज आएगी वो आपकी इस सीलर की फेल स्टेट को रिमूव करने से जो बन रही होगी वो मुझे यहाँ पे शो होगी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड परसेंटेज एंड द रिस्ट्रिक्टेड परसेंटेज। होपफुली आपका क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया होगा। सर इसको रिमूव कैसे करेंगे हम? मैनुअली इसमें से कोई एडिट करेंगे इसको, मॉडल को इसको रिमूव जाहिर है वो करने जो के लिए? हमने स्टेट फेल की डिफाइन की थी वो हम रिमूव कर देंगे ना, जो फेल की स्टेट नहीं, हमने अगर डिफाइन की रिमूव है ना करेंगे सर वो तो काइंडली ये फिर पॉइंट रिपीट कर स्टार्ट। दें। सॉरी सर आपकी लास्ट आवाज पॉइंट सर क्लियर नहीं हुआ, काइंडली रिपीट कर देंगे। हाँ, मैं ये बता रहा था कि स्टैंडर्ड परसेंटेज का जो कॉलम आपको रिपोर्ट में, फ्रीक्वेंसी की रिपोर्ट में शो हो रहा था, वो बेसिकली आपकी जो टाइम स्पेंड किसी भी स्टेट की, मतलब जो हमारे सर्वर की स्टेट थी उस सिमुलेशन के टाइम के अंदर जो उसने टाइम स्पेंड किया था उसकी रेशियो को शो करा रहा था टोटल सिमुलेशन के होराइजन के साथ। ठीक है, और उसको वो परसेंटेज के अंदर शो करवा रहा है, लाइक उसकी जो 3 स्टेट्स थी, बिजी, फेल्ड एंड आइडल। इसी तरह से जो आपके पास रिस्ट्रिक्टेड परसेंटेज का कॉलम आ रहा था वो बिल्कुल सिमिलर है स्टैंडर्ड परसेंटेज के कॉलम के साथ, पर सिर्फ इतना है कुछ स्टेट लाइक जो आप चाहें वो आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, तो जो रिमेंबर जो नंबर बाकी रह जाएंगे उनकी फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, लाइक वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए नंबर ऑफ बिजी जो है आपकी सर्विस, जो रिसोर्स आपकी बिजी है उसको वो फिर शो करेंगे। मतलब लेट्स से मैं फेल की स्टेट को सीलर की स्टेट में से रिमूव कर देता हूँ,
तो स्टैंडर्ड परसेंटेज की वैल्यू जो है वो मुझे अगेन 100% ही शो होगी। रिस्ट्रिक्टेड की परसेंटेज के अंदर अब जो मुझे वैल्यूज आएंगी उसमें मुझे फेल स्टेट जो है सीरियल की वो शो नहीं होगी। तो मतलब जो चीज आप एक्सक्लूड करना चाहें वो आप रिस्ट्रिक्टेड परसेंटेज के कॉलम में डाल सकते हैं। तो बेसिकली जो स्टैंडर्ड परसेंटेज है वो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो नंबर ऑफ लेट्स से कि मेरी कितने परसेंट बिजी रही है, मतलब जो सर्विस है, जो सर्वर ने सर्विस दी है तो कितने टाइम सीरियल स्टेट का प्रोसेस बिजी रहा है, उसकी वो परसेंटेज को शो करवा रहा है। इसी तरह से आइडल की परसेंटेज को शो करवा रहा है और फेल स्टेट की परसेंटेज को भी शो करवा रहा है। अब रिस्ट्रिक्टेड के अंदर से लेफ्ट साइड में फेल को रिमूव कर देता हूँ तो फिर जो रिमेनिंग मेरे पास बचेगा उसकी परसेंटेज को वो यहाँ पे शो है। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यू कैन से रिस्ट्रिक्टेड परसेंटेज के अंदर यूज होगी, जबकि स्टैंडर्ड परसेंटेज के कॉलम के ऊपर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? राइट साइड एक बार करेंगे फिर अंडरस्टैंड हो जाएगा। ऑलराइट, थैंक यू जी। इसके साथ ही हमारा ये मॉडल 2 भी खत्म हो गया। अब थर्ड मॉडल के अंदर हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ इसकी थोड़ी सी एनिमेशन को इन्हांस करना है। एनिमेशन के लिए हम तकरीबन हर एक जो पॉइंट्स हैं वो पहले से पढ़ चुके हुए हैं। मैक्सिमम हमने लाइक नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे काइंडली, काफी कॉम्प्लेक्स हो गए। एक्सक्यूज मी सर सॉरी, थोड़ा सा मेरे नेट में मसला आ गया था। ये जो लास्ट वाली जो चीज थी आप थोड़ा तो ये रिपीट करा दें, ये जो स्क्रीन पे नजर आ रही है अभी सर। अभी ये मैंने स्टार्ट नहीं किया, इसको अभी जरा सिर्फ रिपीट कर दें प्लीज। अभी मैं स्टार्ट करने लगा। मेरे ख्याल में ये फिर मॉडल थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है ना वो फिर हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, क्योंकि ये कंप्लीट करना ज़्यादा फिर मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना आपको थोड़ा सा असाइनमेंट के एंड पे भी दूँ ताकि आपको थोड़ा सा चेक किया जा सके। ऑलराइट जी, सॉरी। तो मैं पहले इसको रन करके दिखाता हूँ कि ये रन किस तरह से होगा। ये देखिए आपको यहाँ पे अब क्या हो रहा है, पार्ट्स ए और पार्ट्स बी की क्रिएशन हो रही है, यहाँ पे उनकी प्रोसेसिंग हो रही है। देन आपके पास ए और पार्ट बी की जो असेंबली का प्रोसेस था वो यहाँ पे शो हो रहा है। ये मेरे पास रीवर्क का एरिया है, इसमें मैक्सिमम मतलब जो क्यूज, मतलब जो आपके पार्ट्स हैं जो आपके रीवर्क में जाएंगे वो आपको यहाँ पे शो होंगे। और ये मेरे पास रीवर्क की स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब इसका ये है कि पहली शिफ्ट के अंदर मेरे पास 8 है, तो यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट जो 8 आवर्स थे उसके अंदर एक ही सर्वर था और नेक्स्ट 8 आवर्स में मेरे पास 2 सर्वर थे। तो यहाँ पे मैंने दोनों सर्वर की यूटिलाइजेशन, मतलब दोनों सर्वर की बिजी स्टेट को शो करने के लिए यहाँ पे हमने जो सीज डिले का जो हमने यहाँ पे एनिमेशन के अंदर जाके सीजिंग एरिया के बारे में पढ़ा था उसको यूज करते हुए यहाँ पे इसको प्रोसेस करवाए। ये मेरे पास नंबर इन रीवर्क क्यू के अंदर जो नंबर्स होंगे उसका ये चार्ट है और यहाँ पे स्क्रैप, साल्वेज और शिप पार्ट्स की जो नंबर काउंट है वो यहाँ पे शो होगा। अब इसको अगर हम देखें तो ये किस तरीके से बनेगा, तो इस मॉडल को बनाने के लिए ये आपका अगेन सिंपल सा मॉडल है जिसके ऊपर आपने अभी काम किया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें ये एक मेरे पास चार्ट है, एक फिगर है टाइप। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे अब आप इसको विजियो में भी डिजाइन कर सकते हैं इस एनिमेशन के पार्ट को, और इसको आप इस अरीना के बार के थ्रू भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे डिजाइन कर लेता हूँ। लेट्स से ये मेरे पास एक बॉर्डर आ जाएगा, इसी की मैं कॉपी करता हूँ। लाइक मैं एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर, ठीक हो गया। इसी तरह से अब हम यहाँ पे थोड़ी सी लाइन ड्रा करते हैं और इसकी कॉपी कर लेते हैं। मैं सिंपल कॉपी पेस्ट जो है वो कर रहा हूँ इसका।
ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये जो टाइप स्ट्रक्चर था ये मैंने डिफाइन किया। अब क्या करना है जी, हमने ये जो आपकी इस प्रोसेस पे क्यू थी, इस प्रोसेस पे क्यू थी और जो इस प्रोसेस पे क्यू थी, सिंपल यहाँ से इस प्रोसेस की क्यू को मैंने अबव मूव किया। मतलब मैं यहाँ पे एक ये कन्वेयर ऐड करता हूँ, इसको हम यहाँ से नो पैटर्न। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से टाइप शेप जो है वो डिजाइन की है। अब क्या करेंगे, ये हमारी जो क्यू है ये प्रेप ए एरिया की क्यू है। सिंपल इसको यहाँ से ऐसे ड्रैग करते हुए यहाँ पे प्लेस किया। सेम ये मेरे पास प्रेप बी एरिया की क्यू है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। अगर इनकेस आपसे ये क्यू डिलीट हो जाए तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। आप सिंपल क्या करेंगे जी, यहाँ से क्यू पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे प्रेप बी एरिया की क्यू मुझे चाहिए और ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको डिफरेंट नोड्स में भी प्लेस कर सकते हैं। इसको मैं लाइन बनाता हूँ, ओके करता हूँ। ये मेरे पास प्रेप बी की क्यू जो आ गई। इसी तरह से मेरे पास जो सीरियल प्रोसेस है इसकी क्यू है और ये मैंने एक टाइम पे मॉडल में एक ही क्यू जो है वो आपकी यूज होगी। नेक्स्ट, अब ये जो रिसोर्स की मशीन है ये कैसे आएंगी, इसके लिए आपने रिसोर्स एनिमेशन पे जाना है और यहाँ पे आप 1 बाय 1 प्रेप ए का एरिया सेलेक्ट किया और यहाँ से आप ओपन करें और आप अपनी जो मशीन्स हैं वो ओपन कर सकते हैं। मशीन्स के नाम से लाइब्रेरी रोटवेल सॉफ्टवेयर में जाते हुए लाइक डॉक्यूमेंट, दिस पीसी, सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, रोटवेल सॉफ्टवेयर, अरीना और यहाँ से आप मशीन्स के नाम से जो टेम्पलेट है इसको ओपन कर लीजिएगा। तो मैं जो पहला प्रोसेस है उसके लिए ये जो शेप है मशीन की बिजी के लिए इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, आइडल के लिए मैं इसको ये दे देता हूँ। देन ओके करेंगे और यहाँ पे ये शेप मेरी आ गई। सेम हम यहाँ पे इस मशीन 2 के लिए करेंगे और यहाँ पे सेम मशीन 3 के लिए करेंगे। इस मशीन 3 के लिए यहाँ पे मैंने सीज एरिया को क्लिक इसलिए किया है कि जब एंट्री यहाँ पे सीज होगी तो वो मुझे सीज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, ये जो 0 है ये मेरे पास इसका जो प्रेप एरिया का वर्क इन प्रोसेस है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे और यहाँ से आपने प्रोसेस पे गए और ये नंबर इन प्रोसेस जो है ये आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप बता देंगे प्रेप ए, प्रेप बी, रीवर्क और सीरियल प्रोसेस, इन सब के लिए ये जो नंबर काउंट है ये मेरा वर्क इन प्रोसेस को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे ये मेरे पास अगेन क्यू है जो कि मेरी इस रीवर्क प्रोसेस की क्यू थी, ये मैंने यहाँ पे ऐड की है। इस स्टेट को अब यहाँ पे जब इसको हम रन करते हैं तो यहाँ पे जो ए बी लिखा आ रहा है ये किस तरह से लिखा आएगा जी, इसको हम डिजाइन करेंगे खुद। कैसे डिजाइन करेंगे, हम जाएंगे यहाँ से एडिट एंटिटी पिक्चर, ये मैं ऑलरेडी सब स्टेप पहले बता चुका हूँ इसलिए सिर्फ आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ। मैं इस लेट्स से इस पिक्चर डॉट बॉल की यहाँ से कॉपी करता हूँ, इसको मैं यहाँ पे नेम बना देता हूँ पिक्चर डॉट बॉल 2 लेट्स से, और इसको मैं डबल क्लिक करूंगा और इसके अंदर जो है अब हम टेक्स्ट लिख देंगे दैट इज ए। इस टेक्स्ट का कलर जो है वो यहाँ से वाइट कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा जूम किया है और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ और इसको अगर मैं स्ट्रेच करूंगा तो मैं इसको इंक्रीज कर सकता हूँ, मतलब इसकी हाइट जो है टेक्स्ट की वो इंक्रीज कर सकता हूँ। देन हम इसको यहाँ से क्रॉस करेंगे और ये यहाँ पे देखें पिक्चर डॉट बार 2 की जो एनिमेशन है यहाँ पे आ चुकी है, ओके कर देंगे। देन आप जब यहाँ पे रिसोर्स
बेसिक प्रोसेस एंटिटी पे जाएंगे तो यहाँ पे पिक्चर डॉट ball2 जो आपने भी डिफाइन की होगी, यहाँ पे आप लिखेंगे ball2, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपने नेम डिफाइन कर दिया और जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें ये बाल जो हमने डिफाइन की थी वो आपको यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से आप इन एंटिटीज की एनिमेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मैं इसको अगेन पिक्चर डॉट पार्ट बी कर देता हूँ ताकि उसका साइज जो है वो पार्ट ए, ताकि साइज जो है बोल का वो दोनों का स्टैंडर्ड है। तो आप सिंपल उसी की कॉपी करते जाइए और कलर चेंज कर दीजिए तो यहाँ पे मेरे पास ए और बी के नेम से पार्ट्स जो है वो आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम इसको वापस अपनी पोजीशन पे ले जाते हैं ताकि हम एनिमेशन को थोड़ा बेहतर तौर पे व्यू कर सकें। और राइट जी, नेक्स्ट यहाँ पे जो मेरे पास ये प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने आइडल और बिजी के लिए क्या किया है, सिंपल एक, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक ब्लॉक लिया है और एक लाइन ड्रा की और इसके अंदर मैंने सिंपल व्हाइट कलर रखा है और इसको बिजी के लिए मैंने ग्रे कलर डिफाइन कर दिया इस ब्लॉक के लिए। ठीक है। और यहाँ पे सीज एरिया पे क्लिक कर दिया। सीज एरिया पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो एरिया आ रहा है इसको हमने ड्रैग मतलब डबल क्लिक करते हुए इसको मैं सेंड टू बैक कर देता हूँ। सेंड टू बैक कर देंगे तो ये जो शेप है वो आपकी बैक पे चली जाए ताकि ऊपर जो आपके एलिमेंट्स हैं आप इजीली उनको एडिट कर सकें। तो ये डबल क्लिक किया, यहाँ पॉइंट पे गए और यहाँ से 8 पॉइंट ऐड कर दिए। पॉइंट ऐड करने के बाद इसको यहाँ पे मैंने यहाँ पे वर्टिकली शो कर दिया क्योंकि जो स्केजुअल वाला हमने किया था मॉडल वो अब यहाँ पे आपको दोनों स्केजुअल शिफ्ट के अंदर शो होते हुए नजर आएंगे। ये मेरे पास क्यू है जो कि प्रोसेस रिवर्टी क्यू को इंडिकेट कर रही है, पॉइंट्स में जाके रैंडमली पॉइंट्स ऐड किए हैं और देन मैंने इस एरिया के अंदर उनको शो करा दिया। और ये स्ट्रैप की मेरे पास नंबर आउट शो होगा, इसी तरह से सॉल्वेज का और शिफ्ट का नंबर आउट शो होगा। और जब हम इसको रन करेंगे तो ये देखें यहाँ पे एंटिटीज आएंगी और ये आपको यहाँ पे सिमुलेशन रन होती हुई शो हो रही है। ठीक है। अब कुछ टाइम पीरियड के लिए जब आपकी शिफ्ट दोनों यूज होंगी तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। फेलियर के लिए यहाँ पे ये मशीन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी, जैसा कभी थोड़ी देर के लिए हुई थी, ये देखें अब वो फेलियर अकर हुआ था। ठीक है। आप फेलियर के लिए यहाँ पे कोई भी अदर शेप फेलियर के नाम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये आपकी एक असाइनमेंट है जो कि आपने मुझे संडे तक या नेक्स्ट क्लास तक आपने इसको कंप्लीट करना है। इस तरह आप अपने हिसाब से एनिमेशन को आपने डिजाइन करना है।